वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों को एक और सुबह में खुशामदीद कहते हैं और जुम्मा आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक। मुझे कहते हैं वस नईम और मेरा साथ दे रहे हैं। ये ए ओ क्या होता है? वो गलती से हो गया ना कुछ। अच्छा मुझे लगा एक और सुन के ए ओ गलती से हो जब गया। आपको मुबारक को ए ओ वो मैं कुछ बोलने वाली थी, फिर मुझे याद है कि क्या? वो तो हो गया था। क्या एक और एक और सुबह हो गया है, अब जुम्मे की बारी आ गई, वो कह लेते हैं। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे कहते हैं हुमायूं से वबासी एंड आई के मेरे वो कहते हैं शोर जब तक ना बचाऊं मुझे तो यकीन नहीं आता। तो ये मेरी पट्टी आज आप देखें, आज जख्मी हालत में आप लोगों के साथ आया हूँ। ठीक है, बहुत मेरी तबीयत खराब है। आज मैं सुबह इतनी ले अच्छा मैं ना आज सुबह बहुत एक आपने कभी वो देखे वो ऐसे ख्वाब आपको आ रहे हो जिसमें आपको लग रहा है आप जाग रहे हैं लेकिन आप जाग नहीं रहे होते, आप सो रहे होते हैं और आपको थ्रू आउट धोखा मिल रहा होता है और आपको लगा होता है आप जाग रहे हैं और मैं थ्रू आउट सोचता रहा कि मैं जाग रहा हूँ और मुझे लगा कोई किसी और सिनेरियो कोई और है। और मैंने जब उठा तो मैंने देखा मैं उठ जाता हूँ तकरीबन 7 o'clock, ठीक है, और मैंने देखा 8:15 हो रहे। मैंने कहा अल्लाह अकबर, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। हुमायूं कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि ये ख्वाब आया कि ख्वाब में बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो या रो रहे हो और आप अपनी ही रोने की आवाज़ से उठ जाते हो, असल में रोने शुरू हो जाते हो, फिर आप उठ के बोलते हो बहुत अच्छी नहीं कभी भी नहीं हुआ अल्लाह, और फिर गुस्सा आता है कि जिसकी वजह से रो रहा है वो तो उसने तो कुछ किया ही नहीं है। मुझे याद नहीं है, हुआ होगा। I don't know, I don't remember। मेरे तो ख्वाब भी इतने बेतुके से आते हैं। मेरे तो ख्वाब एक तुरान का होता है, एक ईरान का होता है। अच्छा आज का मौजू जो है मैं आपको बड़ा मज़ेदार सा मौजू है लेकिन बहुत सेंसिटिव मौजू भी है। हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में अपने बच्चों को बतानी चाहिए जो शायद हम नहीं बताते क्योंकि उसका सोशल टैबू है। आज आपने बड़ा गौर से शो सुनना है। मैं गाड़ी में आते आते टॉपिक मैंने चेंज किया, पहले मैंने कुछ और सोचा हुआ था, फिर मैंने कहा नहीं, नाउ वी हैव टू चेंज द टॉपिक एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दिस ऑन दिस शो। फिजिकल टच हम अपने बच्चों को नहीं बताते कि बैड टच और गुड टच क्या होता है। अब स्कूलों में जाके बताना शुरू हुए हैं। आप सिर्फ बताते कि स्ट्रेंजर्स यानी कि जो अजनबी हैं आपने उनके साथ हाथ नहीं मिलाना, आपने अजनबी के साथ बात नहीं करनी। आपके कभी कभी अपने भी आपके लिए नुकसानदेह होते हैं, आपके अपने कज़न्स, आपके अपने रिश्तेदार। आपने उन्हें ये बताना है कि किससे आपने कुर्बतों में कमी लानी है, मतलब किसके साथ आप फ्रैंक हो सकते हो किसके साथ नहीं। मेरा मानना ये है कि आपके माँ बाप और आपके बहन भाई यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। इससे ज़्यादा आप किसी के साथ भी फिज़िकल टच जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है आप उसको अप्रिशिएट करें ही नहीं। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरी पहले आदत थी, मुझे बच्चे बहुत पसंद थे, तो मैं गुजर रहा हूँ सेंटोरस से, कोई भी है, मैंने बच्चों को चीख पे कर दिया, मैंने उसको किस कर दी, बट देन आई रियलाइज दिस इज़ नॉट राइट, ये ठीक नहीं है। तो मैं अब क्या करता हूँ, अगर मेरे किसी दोस्त का बच्चा भी है तो उसे मैं कहता हूँ, मैंने कहा यार मैं इसे प्यार कर लूँ, फिर उसे देख रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसको मैं, हालांकि साइमा की बेटी है, चलो वो तो उसे पता है कि हम बड़े उससे फ्रेंडली हैं एंड ऑल दैट, जो हमारी एनएलई है उसे हम प्यार कर लेते हैं बिकॉज वी हैव दैट बॉन्ड विद हर। लेकिन जो अब जिनसे मैंने पहले नहीं किया उनके बच्चों से पहले मैं पूछता हूँ उनके यार मैं इनकी तस्वीर ले लूँ, मैं इनको गोद में बिठा लूँ, मैं इनको प्यार कर लूँ, ताकि वो पेरेंट अगर सेटिस्फाइड हैं, उन पेरेंट को लगता है कि येस ही इज सेफ फॉर आवर किड, तब आप करें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? 110% है, क्योंकि मेरी अपनी 3 भांजियाँ और तीनों जो हैं अभी इस एज में कि उनको हम अभी से समझा रहे होते हैं कि बेटा आपने किसी भी जो आपने अभी बात बोली है कि बहन भाई और माँ बाप, इससे आगे स्टोरी खत्म हो जाती है, इससे आगे स्टोरी जानी ही नहीं चाहिए। और आपको जब बच्चों को समझाना चाहिए कि कौन से एरिया से जहाँ पर वो आपको टच नहीं बिल्कुल भी आपने अप्रिशिएट करना होता। एंड अब तो हम लोग काफ़ी सारी अवेयरनेस दे रहे हैं लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं दी थी। एंड और आपकी फैमिली के टैबू था ना, आप ये बात ही नहीं करते थे। और हुमायूं आप यकीन माने बाहर के लोग नहीं, घर के लोग जितना ज़्यादा आपके लिए खतरनाक होते हैं, ख़ासतौर पे ये जो थोड़े से सेकेंडरी साइड पर आ जाते हैं आपके फैमिलीज़ में, तो वो उनसे मतलब अगर आपको गोद में बेवजह बिठा रहे हैं, आपको गुदगुदी टिकलिंग कर रहे होते हैं, दिस इज़ नॉट राइट। आप गौर से देखा करें कि कौन सा जो है इंसान आपके बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है। मेक श्योर करें कि उनको एक सही आप अपने बच्चों को अभी से नॉलेज देना शुरू कर दें। कभी आप हैंड टचिंग होती है, हगिंग होती है, शेक हैंड होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। देखिए हम अगर मैं उसको अगर लिटरली मैं दीन साइड पे नहीं लेके जाना चाहता हूँ कि शायद बहुत सारे लोग हमारा शो देते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा दीन इस्लाम है तो मैं उससे आपको रेफरेंस ज़रूर दूंगा कि हमारे दीन में भी महरम और नामहरम का जो कॉन्सेप्ट, महरम और नामहरम का कॉन्सेप्ट है वो भी किसी वजह से है, उसके पीछे पूरी थ्योरी, पूरा एक हिस्ट्री है। सो हम अपने बच्चों को किस तरह समझा सकते हैं, ये कितना ज़रूरी है अपने बच्चों को ये बताना कि अगर आपका टीचर भी है आपसे कोई प्यार कर रहा है। जैसे कल मैंने
एक वीडियो लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे भी कि माई लव लैंग्वेज इज़ नॉट फिजिकल टच। अगर आपको किसी पे प्यार आ रहा है तो आप उसे कहें कि हाँ, आप इजहार करें, आप कहें आप मुझे अच्छे लगते हैं, दैट्स सेट। उसके बाद जो बाउंड्रीज होती है खाली बच्चों के लिए नहीं, ये बड़े होके भी, जब आप रिलेशनशिप में भी होते हैं देन यू सेट अप बाउंड्रीज, और ये बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि ऑन स्क्रीन ऑन एयर आप इस तरह लाइव कोई ऐसी बात करें, लेकिन मैं जितना ढके छुपे अल्फाजों में आप लोगों को समझा सकता था, ये खुद को समझा सकता था, वो मैंने किया है। हम विल मूव ऑन स्विफ्टली टू ज़ैनब एंड विल से हाय टू हर। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम, गुड। आप दोनों बताएं कैसे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर जी, बहुत शुक्रिया। डिड आई टेल यू, मैंने बताया था ना तुम रेड ब्लू ये कलर्स पहना करो। अभी मैंने ब्लू जो है मैंने सिलवाना है, और वो भी अच्छा मजे का रॉयल ब्लू या पिंक ब्लू। मतलब जहर ब्लू नहीं होता, जहर ब्लू मुंह पे लगे ये वाला ब्लू, ये रॉयल ब्लू होता है। हाँ, एक करंट ब्लू होता है जो मुंह पे चपेड़ मारे आपके। अच्छा, ठीक है, वो मैं देखूंगी कि वो मेरे चपेड़ मार रहा है, खरीदते हुए मार रहा है, ये रेड वो वाला चपेड़। हाँ, ये चपेड़, ठीक है, सही है, समझ आ गई। हाँ, समझ गई। क्या बना रही हो? मैं आज आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ और इसके साथ दही वाला रायता। खुश हो लेना। अल्लाह मियां आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं, यकीन माने, मैं कल से जो जिस बंदे की ख्वाहिश करो, जो चीज़ करो, हालांकि मैं 2 करोड़ की भी कर ली थी लेकिन वो नहीं आई। मैंने आज मेरे कीमा लेकर आया, मैंने चावल नहीं लेकर आया, और मैंने कहा मैंने चावल नहीं लेकर आया, अब क्या करूँगा? मैंने कहा चलो मंगवा लूँगा। मेरे को ज़ैनब से कहूँ मुझे वाइट बना दे, पर तुम आज मटर वाले चावल बना रही हो। आपको मैं मटर निकाल के दे दूंगी, मटर के साथ आपको दे दे। मुझे मटर के साथ दे। आलू भी है पसंद है मुझे। मटर नहीं, आलू भी डाल रही हो? हाँ, आलू भी है। तो क्या ख्याल है? बन जाएगी आलू से। चलो, तुमने पहले उबाले है ना? नहीं बकवास। और तुमने इतने छोटे आलू निकाले हैं। नहीं, मैं बता रही हूँ। तुम आलू दिखाओ मुझे। अभी मटर भी लाइव जाओ आलू लेकर आओ। ये आलू काट लिया, मैंने आलू खुदा का वास्ता, मटर आलू में ऐसे कौन से इतने छोटे आलू डलते? दिखाएं जरा, इतना बड़ा आलू है। ठीक है, इतना आलू असद भाई, बड़ा आलू डलता है ना मटर आलू में। मटर आलू वाला, वो 4 पीसेस वाला। हाँ, वो नहीं कर रहे। वो तो बिरयानी वाला ये तो इससे क्यूब्स वाले डाले तो मैं घर में ऐसे बनते, क्योंकि मैं ऐसे बनाती हूँ तो मैं यही बनाऊंगी। टॉपिक चेंज। अब तो एपी प्रोड्यूसर गर्ल्स शो की भी तो है ना, तो उसे कंटेंट पता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जो हम बात कर रहे हैं, अपने बच्चों को बताना, तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, तुम्हारे लिए तो आसान होगा क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, अब सब चीज़ें मुख्तलिफ हो चुकी हैं। वॉज इट ईजी फॉर यू, बट डिड योर पेरेंट्स टेल यू? नहीं, मेरे तो पेरेंट्स ने नहीं बताया। सबसे पहले तो थैंक यू हमायूं कि आप ये टॉपिक लेके आए। मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मैं अपने बच्चों को, जैसे भी आप हैंडशेक की बात कर रहे थे, मैं अपने बच्चों को ये बात बोलती हूँ, आपने सलाम करना है सिर्फ मुँह से, आपने ये बात ही नहीं करनी कि अस्सलाम वालेकुम, आपने हाथ नहीं मिलाना। और जहाँ मुझे ये बच्चों को लगता है ना कि बच्चे कंफर्टेबल नहीं है, जैसे हम बच्चों के साथ कहते हैं जाओ ना अंकल बुला रहे हैं, आंटी बुला रही हैं। अगर मेरे बच्चे कहते हैं ना कि नहीं हमने नहीं जाना, आपने देखा होगा इब्राहिम नहीं मिल रहा था किसी से, तो मैंने उसको कहा था सबको कि आप छोड़ दें, जब वो कंफर्टेबल होगा तो इजी होगा। रूम में भी लेगी थी, मैं रूम में लेगी थी। हाँ, मैंने कहा अगर नहीं मिलना कोई बात नहीं, तुम ऊपर चले जाओ, नहीं मिलो, लेकिन फिर वो आहिस्ता सबके साथ घुलना। मैं जबरदस्ती नहीं करती बच्चों के साथ। मैं बिल्कुल भी बच्चों को, अगर वो नहीं किसी के घर मुझे ये कहेंगे कि हमने किसी के घर नहीं जाना, वो रीजन मुझे देंगे कि हाँ मुझे फलां अंकल या आंटी नहीं पसंद, तो मैं नहीं लेके जाती। अच्छा ज़ैनब, एक और चीज़ है, मैं अब मेरे पेरेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स वर वेरी डिफरेंट एंड यू ऑल नो। माय नानो वाज वेरी डिफरेंट। मेरी नानो ने मुझे बहुत सारी ऐसे बातें बताई हैं। आई रिमेंबर एक दुकान वाला था, वो दुकान वाला कहता है आई वाज अ वेरी वेरी हैवी बेबी। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, मैं बहुत मोटा बच्चा था। ठीक है, मैं बहुत मोटा बच्चा था। सो वो मेरे चीक्स से था, आई विल ब्रिंग द पिक्चर, मैं इंशाल्लाह मंडे को लेकर आऊंगा। सो आई वाज अ वेरी हैवी बेबी, तो वो मेरे चीक्स को करता था, तो ही केम इनटू मी, मतलब वो मेरे पास आया, उसने मुझे बोसा देने लगा, लेकिन मेरी नानी ने उसे इस तरह धक्का दिया। मुझे याद है मेरी नानी ने स्वार खाती थी तो वहां से लेते थे। सो उन्होंने ऐसे उसको धक्का दिया, उन्हें कहा ऐ ना करना तो इसी। अच्छा, बाहर मुबालिक बहुत अच्छी चीज है। रिमेंबर आई वाज 4.5 साल का, बिकॉज मुझे अभी तक याद है उस पठान मोहब्बत खान नाम था, उस दुकान का नाम भी मोहब्बत खान करियाना स्टोर था। सो मुझे अभी तक याद है, और मैं नानो सेड नो दिस इज नॉट राइट। एंड देन थ्रू आउट स्कूल वो मुझे बताती रही है कि बेटा क्या चीज़ आपके लिए ठीक है और क्या चीज़ नहीं ठीक, कौन से इंसान से आप कंफर्टेबल हैं और कौन से नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारे माँ बाप, दैट्स इट, एंड देन योर ग्रैंडपेरेंट्स। आई आल्सो वांट टू ऐड हियर, क्योंकि आजकल सब लोग ये काम कर रहे होते हैं, पेरेंट्स भी काम कर रहे होते हैं, और उन्होंने बेबी सिटर घर में कोई ना कोई रखा होता है।
मैं अभी surveillance बहुत कम होती है, मैं बहुत कम शेयर इंसिडेंट नहीं करूंगी किसी का नाम लेके, लेकिन अभी रिसेंटली हमारे जानने वालों में ये इंसिडेंट हुआ है कि जो आपके बेबी सीटर्स होते हैं, और वो तो उन्होंने कैमरास रखे हुए थे, और वो कैमरास जिसमें वो देख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, एंड उन्होंने इसी तरह से चेक करके देखा। और ये कि जो है आप लाजमी रखें कैमरास अगर आप काम करें, ताकि आपको पता चले कि आपके बच्चा जो है इससे जो हरकत होती है वो तो आप सब जानते हैं, हम ढके जो होती है वो तो होती है, उसके बाद जो मेंटल टॉर्चर थ्रू आउट आपकी जिंदगी का रहता है ना, आप मान नहीं सकते। आपने अपने बच्चे के साथ बात भी गुफ्तगू बड़े खुल के करनी है, ताकि वो आपको हर बात आके बता सके। जब आपने उसे बताया ही नहीं है कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, तो उसने कहा जब मेरे पेरेंट्स डरते हैं, घबराते हैं मुझे बताते हुए, तो वो कभी आपको ऐसी बात नहीं बताएगा जो खुदा ना खास्ता उसके साथ बाहर पेश आई है। अगर आपका एक कंफर्ट जोन पहले से है और आपने उसको एतमाद में लिया हुआ, आपने उससे कहा है कि ऐसा खुदा ना खास्ता कोई बात भी होती है, कोई आपके साथ करता भी है ऐसे, जैसे मैंने एक, मुझे अभी तक याद है, स्कूल का गार्ड, ये भी इट्स वन ऑफ दोज पीपल, और नॉट ये आया, दीज ऑल पीपल, मैं खाली इस तबके पे नहीं जा रहा, आपके कजन्स, आपके ताया चाचा, एवरीबडी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ख़राब है, मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे डिस्टेंस कायम करना बड़ा ज़रूरी है, और आप अपने बच्चे को इतना एतमाद में लें कि आपका बच्चा इतने एतमाद में हो कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाक़या उसके साथ पेश आ गया है तो आपसे जिक्र करें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अभी कहने वाली थी कि जो आपके बाहर ममालिक में होते हैं, आप वहाँ पे अलाउ नहीं है, आपने बच्चे को टच भी नहीं कर सकते, वो सू कर देते हैं आपको। तो मैं साथ इसी तरह से बता रहा था कि वो ट्रैवल करता, वो यूके गया था, तो एक बस में बच्चा उसको अच्छा लगा, तो उसके ना दोस्त ने उसकी चीख को जैसे टच किया, तो उसकी मदर ने जो शाउट किया, और वो उस वक्त अब वही बात है, पाकिस्तानियों को तो वैसे ही वो होता है, तो वो मैंने साथ ने ये बोला कि ये अलाउ ही नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी। You have 3 kids at the home, at home, मतलब वो भी 3 different sizes के। So क्या तुम्हारी बहन या तुम लोग you tell them what is a bad touch, what is a good touch? बिल्कुल, ये सब बताते हो? बल्कि उनके स्कूलों में तो अब आजकल मैं बताती हूँ, वो एक प्रॉपर उन्होंने वो बनाया होता है, एक बोर्ड सा बनाया होता है जिसमें उन्होंने एरियाज डिफाइन किए हुए होते हैं, और वो चीज़ें बताई होती हैं कि यहाँ पर इट्स अ बैड टच, ये अगर कोई आपको इस तरह से टच करे वो गलत है, और पूरा कम्युनिकेशन होती है उनकी इस बारे में। ये बात मेरी बहन खुद भी पढ़ाती है स्कूल में, तो हमारे लगातार ये टॉपिक, बस ये बात ऐसी है कि शायद कोई करता नहीं है। आज मैं इस ब्रेक पे जाने से पहले आप सबको शॉक करता हूँ, शायद ये पहली बार ऑन एयर होने लगा है, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आपको ये बताऊं कि ये जो अल्लाह माफ़ करे, ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, ये जो होता है, ये हम सब के साथ कहीं ना कहीं ट्राई हुआ है, ये हुआ है। At least I have been witness to that. मेरे साथ हुआ। And I think हर बंदा है। Yes. We all, हम किसी को बताते नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि उसके साथ नहीं होगा। Everybody has gone through, क्योंकि मेरे साथ तो मैंने तो अपने पेरेंट्स को बता दिया था। So we all are victim of that. और इससे जो मेंटल टॉर्चर होता है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आइए आज अपने बच्चों से इस जिक्र करते हैं और अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ये इसमें कैसे आपने उनको एतमाद में लेना है और वो क्या है जो गलत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू एक और सुब। आज आप देख सकते हैं कि हुमायूं ने आते साथ ही बोला ये देखे मैं ज़ख्मी हूँ। कल हमने बताया कि ज़ैनब के भी हुमायूं ने बताया था, मैंने नहीं कि पट्टे खिंच गए हैं। और हुमायूं आपका भी मुझे लगता है इंजेक्शन यस्टरडे, हमने कहीं जाना था, हमने एक जगह पे जाना था, मैंने और ज़ैनब बहुत ज़्यादा पेन में थी। आपकी भी माशाल्लाह उम्र हो गई है ना, तो वो दर्द होने शुरू हो गई है थोड़ी सी। कोई परेशान ना हो। हमने जो है डॉक्टर आज बुलाई हैं मॉर्निंग शो का। सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि जब भी कोई इशू होता है हुमायूं को या ज़ैनब को, तो हम देखते हैं कि कौन सा गेस्ट जो है आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो आज हमने अपने शो में डॉक्टर बुलाई हैं। शी इज़ रोमेटोलॉजिस्ट, फिजिशियन है। रोमेटोलॉजिस्ट नहीं, गलत बोल रहे हो। अच्छा, तुम सबर करो। अच्छा, मैं तुम्हारा जो अच्छा जब मैंने बोला तो कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब बताएं आप बताओ कौन आ रहा है। मैं बताती हूँ। डॉक्टर क्या है? फील्ड क्या है? फिजिशियन है। शी इज अ डॉक्टर। नहीं, शी इज नॉट अ फिजिशियन। अच्छा, फिर लिखा हुआ है उन पर। वो तो दैट इज अनदर थिंग शी इज। रोमेटोलॉजिस्ट क्या होता है?
ओके आई कैन टेल यू। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसके जो हेल्प आउट करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, डायग्नोस करते हैं, उसकी मेडिकेशन देता है। ऑटो इम्यून में डिसऑर्डर्स भी मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से हैं, और पूछे। अच्छा बताओ कौन कौन। नहीं, मेरे ख्याल में काफ़ी इतना। So she deals with bones and she deals with diseases related to joints and everything. Yes. आज क्योंकि मुझे उससे पता चला है कि अगर एक जॉइंट में भी, एक मसल में भी पेन हो जाए, so you can't function, आपसे हरकत नहीं होती, और कितना मुश्किल होता है खाना खाना, कितना मुश्किल होता है, यहाँ तक कपड़े पहनना भी कितना मुश्किल हो जाता है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर सादिया रियाज, हु इज़ अ रिमोनेटोलॉजिस्ट एंड शी इज़ अ फिजिशियन एज वेल। आज हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारी बातें उनसे करेंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिया, प्लीज़ कम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। बहुत शुक्रिया कि आप मॉर्निंग। एक और, मैं आपसे खड़ा नहीं हो सकता बिकॉज मेरे माइक माइक गिर के, अच्छा मुझे लगा अब आपको घुटनों में भी पेन हो अस्सलाम गया। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम कैसी हैं वालेकुम। आप? थैंक यू। प्लीज बैठिए। तो आज हम आप सारे बहुत अच्छी लग रही हैं। आई black लाइक twinning कर इट्स अ रहे वेरी डिफरेंट ड्रेस, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ दुपट्टा जो मेरा अजरक भी है और सिंधी भी लग रहा है। बहुत एंड आर यू शुक्रिया। फ्रॉम सिंध? नहीं, पाकिस्तान। प्राउड अच्छा। पाकिस्तानी। प्राउड पाकिस्तानी। ये भी दैट्स अ अच्छा वेरी है, गुड थिंग। very सादिया, इससे पहले कि हम एक्सक्यूज मी, इससे पहले कि हम आपकी फील्ड के बारे में बात करें, बहुत ज़रूरी है, आप एक बेटी भी हैं, बहन भी हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि चीज़ों के बारे में हमें बात करनी चाहिए थी जो हम इससे पहले शो पे कर रहे थे कि खुदा ना खास्ता कोई अगर आपके आसपास है और आपको बैड टच फील हो रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा, और आप उम्र के शायद उस हिस्से में है जब आप किसी को कह नहीं सकते सिवाय अपने माँ बाप के, तो अगर वो खुद एतमादी अगर आपके माँ बाप ने आपको दी हो कि आप उनसे बात कर सकें कि यार ये मेरे साथ ये हुआ है और मुझे अच्छा नहीं लगा, और वह एतबार भी करे, तो ये कितना ज़रूरी है? ये एब्सोल्युटली, ये 101% बहुत ज़रूरी चीज़ आपने, और बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर आप आज बात कर रही हैं। देखिए, हमारे यहाँ सेक्स और सेक्सुअल अब्यूज़ या फिज़िकल अब्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कपड़ा डाल के उसको छुपा दिया जाता है। ये ऐसी बात है जो कि ओपनली होनी चाहिए, स्पेशली बच्चों, जैसे भी आप जिक्र कर रहे थे कि बच्चों के लेवल पे, स्कूल कॉलेजेस के लेवल पे ओपनली ये बात होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि वही व्हाट इज़ अ गुड टच, व्हाट इज़ अ बैड टच, या हरासमेंट जो है वो क्या चीज़ है इन एनी फॉर्म। एंड ये वर्बल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, इमोशनल और मेंटल भी हो सकती है कि आप किसी बंदे को इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं बच्चे किसी भी तरह से कि वो बच्चा जो है वो मेंटली काम सही तरह से नहीं कर पा रहा, और अगेन उसकी आगे की ज़िंदगी सारी ख़राब हो जाती है। दूसरा ये होता है कि फिर वो इतना टैबू बना दिया गया इस टर्म को कि हमने बात ही नहीं करनी, लोग क्या कहेंगे, अच्छा तुमने इसके बारे में बोलना नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल बात होनी चाहिए, स्कूल कॉलेजेस लेवल पे होनी चाहिए प्रॉपर। आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी है, और मैं चाहूँगा मेरे पीसीआर भी इस बात को और एवरीबडी हम गौर से सुने। हम ये अक्सर, अभी जब सादिया ने बात की, बड़ी अच्छी बात की, हम अक्सर ये बात इसलिए नहीं करते, कहते हैं हमारे बच्चों को वक्त से पहले बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके बच्चे 7 साल के, 8 साल के, आप कहते हैं ये बातें करेंगे तो उन्हें वक्त से पहले चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाएंगी। हमें भी तो नहीं पता थी, हमने भी तो कर लिया, लेकिन हमने नहीं सही किया। हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ी जिसका हमें नहीं पता था कि इसका सोल्यूशन क्या है, हमने इसको काउंटर कैसे करना है, हमने किसको बताना है, किससे हेल्प लेनी है। आपके बच्चों को आप कहते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत वक्त से पहले चीज़ें पता चल जाएंगी। अब सिनेरियो को जरा चेंज करें, आप ये सोचें कि वक्त से पहले कोई और उनको बता दे और खुदा ना खास्ता किसी और तरह उनको पता चले, क्या वो ज़्यादा बेहतर है, या आप उन्हें हर तरह बता दें, उनकी एतमाद को अपने उनका कॉन्फिडेंस अपने हाथ में लें, आप उन्हें बताएं कि अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसी बात होती है तो आप हमसे मशवरा करें, आप हमसे सपोर्ट सीख करें, वो ज़्यादा बेहतर है, ये ना कि कोई और उनको किसी और तरह ये बात पता चले, किसी और से उनको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिले जिसका वो किसी और तरह अमल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। सो वी नीड टू टेक अ स्टेप। हमने अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द सबको ये बात एजुकेशन देनी है कि व्हाट इज़ रॉन्ग, जहाँ पर रेड क्रॉस है वहाँ पर रेड क्रॉस है, जहाँ पर लिमिटेशंस है वहाँ पर लिमिटेशंस है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। यस इट इज। अच्छा सादिया, वेरी क्विकली हम इसको रैप अप करेंगे और इस बात को ख़त्म करेंगे। व्हाट शुड अ पेरेंट डू, क्योंकि ये काम सिर्फ वालिदैन का है, ये बहन भाइयों का नहीं है, ये या तो ग्रैंड पेरेंट्स का है, वो ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपके हयात हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन वो जनरेशन गैप इतना ज़्यादा है शायद नहीं समझ पाते, लेकिन पेरेंट्स आपके सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं टू परफॉर्म इट। आपके पेरेंट्स ने आपको किया, क्योंकि बहुत सारे, मैंने 90 to 99% पेरेंट्स देखा कि हमारे पेरेंट्स नहीं कर पाए, दे कुडंट, इट वाज अ टैबू। आई थिंक अब टाइम चेंज हो रहा है। जैसे अब हम ग्रो हो रहे थे तो उस टाइम पे बहुत सी चीज़ों को अगेन जैसे कहने छुपाया जाता था, ये रोका जाता था। अब चूँकि अवेयरनेस आ रही है, अब सबसे बड़ी चीज़ आपने नोटिस होगी कि लड़कियाँ पढ़ रही हैं, अब बच्चियाँ पढ़ाई कर रही हैं, जो कि एजुकेशन हासिल कर रही हैं। तो उस ज़माने में और इस ज़माने में अब ये थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर है कि बच्चों के अंदर अवेयरनेस ज़्यादा है इस चीज़ की। और यहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स नहीं आ जाते, यहाँ पे वो लोग जहाँ जहाँ आपका इंटरेक्शन है, जैसे कि आप स्कूल हैं, स्कूल टीचर्स हैं, आप ट्यूशन लेने जाते हैं, वहाँ पे आपके टीचर्स हैं, आप कोई जिम
जिम या पीटी क्लास लेने जाते हैं, वहाँ पे आपकी जो भी थैंक यू वेरी सीनियर्स मच हैं। सादिया फॉर ब्रिंगिंग दिस। मैंने यही बात हाईलाइट करी थी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरी कॉन्ट्रडिक्शन है टीचर के साथ, क्योंकि टीचर आपके साथ 24/7 नहीं होता। अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके पेरेंट्स ने जीत लिया है, उन्होंने आपसे बात कर ली है, तब आपके पेरेंट्स आपको डायरेक्टली वो बात आप कर सकेंगे। टीचर आपको सिर्फ इसलिए कहते हैं, उसका फर्ज है, उसे कह दिया गया है प्रिंसिपल ने, कोऑर्डिनेटर ने कि आपने बात बतानी है, आज एक एनजीओ आई हुई है तो आपने कर देना है, उसकी स्टोरी वहाँ पे खत्म हो गई है। बट व्हेन अ पेरेंट इज देयर, आप एक फोन कॉल अवे हैं पेरेंट्स से, आप एक मैसेज अवे हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कर ले। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक एंड थैंक यू फॉर एवरीवन कि जिन्होंने ये टॉपिक लाने के लिए हमें इसको थोड़ा सा help हम किया। लाइटर नोट पर लेके जाते हैं, मतलब इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक, बट आई वांट टू शेयर वन इंसिडेंट जिससे उन्होंने बोला कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई, तो मैं अपनी बहन से डिस्कस करी। मैंने कहा आई थिंक यू शुड टेल ईशा के कुछ सर्टेन चीज़ें जो हैं बच्चियाँ जो है जो वो फेस करती हैं। मेरी बहन कह रही थी नहीं मैंने नहीं द बताना। ग्रोथ, द हार्मोनल ग्रोथ। मेरी बहन कह रही थी नहीं मैंने नहीं बतानी, अभी बहुत छोटी सॉरी, ईशा इज हाउ ओल्ड? शी इज 10 years old। अच्छा, वो सबसे बड़ी वाली, सबसे बड़ी वाली है 9 to 10 years old है। तो मैं उससे बोल रही, मैंने कहा प्लीज़ ना इसे बताओ, इसे समझाओ, क्योंकि बड़ी हो रही है बच्ची, बजाय इसके कि कुछ और फेस करे तो इसे घर से पता होना चाहिए। मेरी बहन बोल रही है वही वाली बात कि अभी बहुत छोटी है, अभी इसकी मासूमियत है, बहुत सारी चीज़ें। फिर भी मैंने कहा तुम बताओ उसे, तो गई उसको बताने, तो वो बताने शुरू लगी तो कहती मम्मी आई एम जस्ट 11 राइट नाउ, यू वर सपोज टू टेल मी एट 12 ऑन 12। कि जब मैं 12 साल की होगी तब आपने मुझे बात बतानी थी, आप मुझे अपनी एज से पहले बता रही है, तो बच्चे But इस this is कदर very good aware- thing कि आप उन्हें पहले ये चीजें बता Yes. दें and they're ready to face it। आपको पता है ये हार्मोनल चेंजेस भी आपको एक ट्रॉमा की तरह लगते हैं। बिल्कुल। आप कहते हैं व्हाट इज हैपनिंग टू मी, क्योंकि आपको किसी ने 100% जिक्र नहीं किया होता Yes. आपके साथ कि ये क्या होने वाला है, और आप उसे हैंडल भी प्रॉपर तरीके से नहीं करते। डू यू एग्री विद दैट? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही मतलब पहले अगर पता होता बहुत सारी चीज़ों का, पर अल्हम्दुलिल्लाह माय ग्रैंड पेरेंट्स वर अमेजिंग, माय पेरेंट्स माशाल्लाह। वाज अमेजिंग। मेरे अम्मा अब्बा, मेरे नाना नानी ने मुझे, नाना तो खैर नहीं, नानी ने मुझे, खास तो मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे हमेशा, दे मेड मी रेडी फॉर एवरीथिंग। मुझे हमेशा से पहले अपने क्लास फेलोज से पहले पता होता कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू मी, ठीक है, एंड देन आई वाज रेडी। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ जब आपकी रोमेटोलॉजी को हम लें कि पेरेंट्स को वो एक्शन लेना चाहिए जो कि वो अपने लिए नहीं लेते थे। जैसे अम्मा बाप बीमार हो जाते तो वो क्या करते, टोटके आजमा कर वहीं पे ठीक कर लेते। ये हमारे पास बेहतरीन हाल है, पैराडॉल खाई और ख़त्म हो गया। कितना ज़रूरी है अपनी बीमारी को सीरियसली लेना? अगेन जैसे आप बात कर रहे थे कि पेरेंट्स को अब अवेयरनेस आ जानी चाहिए और उनको अपने बच्चों को जल्दी इन चीज़ों के बारे में समझाना चाहिए। थोड़ा सा मैं बताती चलूँ, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि रोमेटोलॉजी क्या है, रोमेटोलॉजिस्ट क्या है। बाज़ लोग कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट है या ये स्किन की डॉक्टर है। तो रोमेटोलॉजी एक नई ब्रांच है निस्बतन मेडिकल की, जिसमें हम हड्डियों, जोड़ों, पट्ठों का, जैसे आपने जिक्र किया, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं। और सबसे अभी आप बात कर रहे थे, बच्चों में बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन देखी जा रही है, जिसको हम जुवेनाइल आर्थराइटिस कहते हैं या बचपन का आर्थराइटिस या छोटी एज का आर्थराइटिस कहते हैं। अब होता क्या है कि किसी बच्चे के जोड़ में दर्द शुरू हुई, माँ बाप ने कहा कि अच्छा भाई तुम्हें स्कूल में चोट लग गई होगी, तुमने क्रिकेट ज़्यादा खेल ली है, तुमने कुछ अपने साथ ऐसा किया है, लेकिन वो अगर परसिस्ट कर रही है, चलती जा रही है, बच्चा बार बार कह रहा है कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे इस जोड़ में दर्द है, बच्चे की ग्रोथ रुकी हुई है, खून की कमी है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, वो पढ़ाई में उसको समझ नहीं आ रही, बस्ता नहीं उठा पा रहा, वो हर वक्त कह रहा है कि जी मामा पापा बैक पेन हो रही है, मुझे थकावट हो रही है, मैं अपनी एज ग्रुप में। आपने नज़रअंदाज नहीं करना इस चीज़ को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। ये बहुत ऐसा टॉपिक है तो शायद मैंने भी कभी टच बेस नहीं किया। हमें आज ज़रूर करना है कि अगर बच्चे आपसे कह रहे हैं कि उनके मसल्स में पेन है, तंग है और बार बार कह रहे हैं, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर आपको एक और सुबह में, और आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और अगर अभी तक नाश्ता नहीं लेकर आए और अगर अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, तो बहुत देर हो चुकी है, कुछ तो कुछ बना लीजिए। कम से कम
कल की फ्रेंच टोस्ट बना लें, क्योंकि कल फ्रेंच टोस्ट बहुत मज़ेदार थे और मैंने कोई तबाही खाए, तकरीबन 3 से 4-5 पीसेस तो मैंने आराम से खा लिए। 4-5 पीसेस खाए। अच्छा, हाँ 4-5 पीसेस मैंने खाए और इट वाज रियली गुड टू हैव समथिंग विच आई लाइक। और आप लोग कोई अपनी मज़ेदार सी चीज़ बनाएं और उसको लेकर आ जाए। और वैसे भी फ्राइडे है, सो इट्स ऑलमोस्ट द वीकेंड, आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उसके बाद आपने वॉक या थोड़ा सा चहलकदमी ज़रूर करनी है ताकि वो आपका जो खाना है, जो कैलोरीज है, वो डाइजेस्ट हो जाए। कमिंग बैक टू सादिया अगैन, सादिया आपने एक बड़ी अच्छी बात पर हाईलाइट किया विच वॉज के जो बच्चे हैं छोटे, वो अक्सर कंप्लेन करते हैं बैग नहीं उठाया जा रहा, या अब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो उन बच्चों की तरह मैं एक्टिव नहीं हूँ जितने बाकी बच्चे एक्टिव हैं। क्या ये घंटी अलार्मिंग है कि आपने इसको नोटिस करना, आपने इसको नोटिफाई करना है कि ये कोई मसला है और अपने बच्चों को किसी रूमेटोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाना है? देखिए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो आपका एक डॉक्टर या फिजिशियन होना चाहिए। अगर आपका मसला बच्चे का रिलेटेड है हड्डियों या जोड़ों से, तो उसमें हम रूमेटोलॉजिस्ट के पास उसको प्रेफर करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बैक स्टेप में एक चीज़ बताना चाहूँ कि ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रहे हैं, खासतौर पे बच्चों में क्यों आ रहे हैं। हमें तो याद है, हम अपने बचपन में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, क्योंकि हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती थी। हमारे पास स्मार्टफोन और टैबलेट्स नहीं होते हम थे। महीने में एक बार ही निकलते थे, हम हर हफ्ते हर रोज हमारा डेली होता था कि बस असर से मगरिब तक बस्ता रखा घर में और उसके बाद खेलने के लिए निकलने की फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी। अब आप देखिए, अब छोटे छोटे बच्चों के पास भी कोई टैबलेट या स्मार्टफोन होगा, या उनकी मामा उनको चुप कराने के लिए फ़ोन पकड़ा देंगी, और बच्चे का पॉस्चर, बच्चे की आइट साइड, वो झुक के जैसे वो कंटिन्यूसली वो स्क्रीन को देखी जा रहा है। उसकी वजह से देखें, आप खुद देखें, आप 1 घंटा मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे, आपके गर्दन में या पट्टों में दर्द होना शुरू हो जाएगी। ख़ासतौर पर अगर आपने ऑकवर्ड पोजीशन में या झुक के आप उस पॉस्चर में इसको यूज़ कर रहे हैं। सादिया, मैं आपको सॉरी यहाँ पर चाहूँगा कि आप सब माओं को और आज जो बच्चे देख रहे हैं, ताकि वो उनको ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी दिखाएं, बच्चे कौन सी खुराकें नहीं खा रहे हैं जिसको उन्होंने बिल्कुल माइनस कर दिया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिल्कुल, मैंने इसलिए कहा, मैं पहले बैकग्राउंड से शुरू करती हूँ कि मसले बच्चों में आ क्यों रहे हैं। अगेन वही बात आ जाती है कि क्विक हल, नूडल्स बन रहे हैं, क्विक नूडल्स बन रहे हैं, क्विक ये फ्राइड नगेट्स टाइप चीज़ें बन रही हैं। ऐसे खाने जो प्रोसेस्ड खाने, यानी पहले से पैकेट्स में तैयार शुदा खाने हैं, वो बच्चों को दिए जा रहे हैं। इसमें अगेन माओं का भी थोड़ा आ जाता है कि थोड़ा टाइम सेविंग हो जाता है। अगर वो वर्किंग है तो वो कहती हैं कि जल्दी से बस बच्चों को कुछ बना के हम दे देंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने ज़माने में और वक्त में पीछे जाना पड़ेगा कि देखिए, हमारे ज़माने में एक सेटिस्फाइंग किस्म का लंच होता था। बेशक वो एक अंडा पराठा हो, बेशक वो एक टोस्ट का सैंडविच हो, शामी कबाब हो, कुछ भी हो, लेकिन वो एक होममेड खाना होता था। अब हमारे बच्चों का ये हो गया है कि नहीं जी, जब तक बाहर से नहीं खाएंगे उनकी तफरी नहीं होगी, या उनको नूडल्स या सैंडविचेस या बर्गर्स नहीं मिलेंगे तो जी बच्चे नाराज़ हो गए हैं। अगेन हम उस एक लाइफस्टाइल की तरफ आते जा रहे हैं जो कि डेंजरस है, जो कि हर चीज़ की रूट कॉज है। सादिया अखज़ हो गए। सादिया कराची से, मुझे नहीं पता चल रहा था, जब उन्होंने तफरी का तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि सादिया का ताल्लुक कराची से। हम यहाँ पे तैयबा की कॉल लेते हैं। तैयबा, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक ठाक। बस आज का जो टॉपिक है बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, आप लोगों ने चुना है और बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग की अप्रिसिएशन की वजह से हमें हिम्मत पड़ती है, तभी हम ऐसे टॉपिक चुन सकते हैं। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग ना मतलब इग्नोर करते हैं। अगर कोई बच्चे हमें बता भी दें, अच्छा ये बात, हम कहते चुप हो जो, बताना नहीं, कहना नहीं, फलाना नहीं, ये बड़ी गलत बात है। बच्चे बेचारे वो सहम जाते हैं, डर जाते हैं, बताते नहीं, दिल में रखते हैं। ऐसे मैंने बहुत से केसेस देखे हैं। तैयबा, आर यू मैरिड? डू यू हैव किड्स? जी बिल्कुल। अच्छा, आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? हैं। अच्छा तैयबा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। तैयबा, क्या आपने अपने बच्चों को वो सारी तालीम, वो सारी चीज़ें बताई जब उनको वो वक्त था वो बताने के लिए, कि नहीं आप भी, क्योंकि हम सब, कोई गलती नहीं है, हम सब घबराते हैं, डरते हैं वो चीज़ें बात करने से कि वक्त से पहले ना पता चल जाए? हाँ, नहीं, मैंने बिल्कुल उनको बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई। अभी तो माशाल्लाह मेरी बेटी जो बड़ी वाली, वो अमेरिका में वहाँ पे मतलब पढ़ने भी गई है अकेली, उसने जॉब भी की है। तो अभी भी मुझे, अभी कभी वो जाए कहीं तो मैं मतलब इन टच होती हूँ उसके साथ, और मतलब पूछ रही होती कहाँ जा रही हो, क्या है। तो वो कहती है, मामा आपने तो बचपन में हमें इतना वो रखा हुआ था डरा के, आप तो हमेशा मुझे ये कहती थी तुम्हें कोई अगवा करके तुम्हें बेच देगा। कहती एक ही आपका जुमला था, तुम्हें अगवा करके कोई बेच देगा। वो कहती मामा ये आपने हमें तो ये चीजें भी, मतलब आप लोग को बच्चियों को, बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को बताना पड़ता है। लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि बैड टच, गुड टच वो बताना चाहिए, वो तो ठीक है, आप बता रहे हैं, आपके बहन भाई, माँ बाप के अलावा जो दूसरे लोग हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि घर में भी बच्चे अपने बहन भाई भी हों, तो आपको पता है कि हमें ये चीज़ें हमें भी बचपन में बताई गई कि एक ख़ास एज के बाद
बच्चों के बेड अलग अलग कर कर दे। 100% वेरी नाइस। बेटे और बेटी का। तो बिल्कुल। ये ऐसे तो इतने केसेस मतलब हम लोग देखते हैं सुनते हैं, ये वाली चीज भी जो है ना जरूर करनी चाहिए। ये नहीं कि हम दुरुस्त बाहर से तो फरमाया। बच्चों को सेव कर रहे हैं और हमें घर का अपना पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बहुत दुरुस्त बात की, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तैयबा, अच्छे से आपने बड़ी व्यू ऑन पॉइंट बात की एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दिस। जो बातें हम घबराते हैं करते हुए, जुबान लड़खड़ाती है, वो आप लोग कर देते हैं। हमारे कॉलेज भी इतने इंटेलेक्चुअल हैं और इतने वेल अवेयर हैं कि वो चीज़ें जो हम नहीं कह पाते हैं कभी कभी और क्या हमारी जहन में नहीं होता है, ज़ुबान तक नहीं आते हैं, वो बातें आप कर देते हैं। सादिया, ओवर टू यू अगैन। जब पेन बोन्स का आता है, जोड़ों का आता है, तो हमें अपने माँ बाप याद आते हैं। उनको जब भी वो उठते हैं तो एक ख़ास किस्म का दर्द होता है, नमाज़ पढ़ते हुए ख़ास किस्म का दर्द होता है। क्या ये खुराकी थी कि नहीं? जैसे जैसे 40 के बाद क्रॉस करती है तो वो आपकी हड्डियाँ भुरना शुरू हो जाती हैं? क्या ये एक कोई बायोलॉजिकल टर्म हो जा बायोलॉजिकल प्रोसेस है या नहीं? ये भी खुराकों से मसला है? नहीं, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे आप 40 क्रॉस करते हैं, हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन में 40 के बाद या मीनोपॉज के बाद जब उनके पीरियड स्टॉप हो जाते हैं तो उसके बाद एक बीमारी का हमें खदशा होता है जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। नाम थोड़ा मुश्किल है, मैं इसको आम अल्फाज में बता देती हूँ। लेकिन दर्द बड़ा मजबूत है। हड्डियों का भुरभरापन। अच्छा, अब देखा ये जा रहा था कि जब हम पढ़ रहे थे और हम प्रैक्टिस कर रहे थे, स्टूडेंट्स थे कि जी ये ओल्ड एज डिजीज़ है, 60 के बाद आएगा, 70 के बाद आएगा। अब जब मैं प्रैक्टिस पाकिस्तान में कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ 30s 40s यंग एज, यंग बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं हड्डियों की वीकनेस के साथ, पट्ठों की वीकनेस के साथ, और ये जा रहे हैं टूवर्ड्स ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगेन इसको उस पॉइंट पे आने से पहले ही रोक लेना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस एक ख़तरनाक बीमारी है, एक साइलेंट बीमारी है, नहीं पता नहीं चलता। आपको अचानक से कोई ठोकर लगी, चोट लगी, हल्का सा आप स्लिप हुए, मोच आई, आपकी हड्डी वहाँ से फ्रैक्चर हो गई। पेशेंट तभी हमारे पास आता है कि उसकी वो हड्डी फ्रैक्चर और प्लस्तर लगा हुआ है और उसको हम देख रहे होते हैं। अगेन लोग उसको रिकग्नाइज़ नहीं करना चाहते। वो कहते हैं अच्छा हड्डियाँ कमज़ोर हैं, एक गोली खा लेंगे, वो पानी में घोल के पी लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म से क्लियरली लोगों को बताना चाहती हूँ कि हड्डियों का भुरभरापन, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है और इसकी बाकायदा ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ट्रीटमेंट के लिए हम टेस्ट करवाते हैं पर साथिया सॉरी, इससे क्या होगा अगर नहीं कराते? वो हम पूछेंगे। कॉलर ले ले, एक कॉलर ले लेते हैं। इकरार है हमारे साथ नारोवाल से। अस्सलाम वालेकुम इकरार। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? गुड मॉर्निंग जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे, बिल्कुल बहुत ठीक, शुक्रिया पूछने के लिए। माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह आज तो। किससे बात हो रही है? किससे? मैडम वसफ से। हाँ पता था मेरे साथ। अच्छा मेरा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरा आपकी मेहमान से क्वेश्चन है कि हम तो चलो बच्चों को इस बात पे अवॉइड करें कि इस तरह किसी को बैड टच नहीं करना, इधर टच नहीं करने देना, इधर टच। लेकिन आजकल हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं, अक्सर हम वीडियोस पे टिकटॉक पे देखते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल टीचर हैं लड़कियां या माय गॉड, ये तो बात ही ना करें। तो वो हम उनका बच्चों के साथ बिहेव देखते हैं, वो मतलब बच्चों के जनाब गाल खींच रहे होते हैं या इस तरह उनके साथ वीडियोस ये वो। तो ये चीज आई एम सॉरी, शायद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत गया है ऑफ द शो टुडे। सादिया इज़ रिमोनेटोलॉजिस्ट, इज़ अ डॉक्टर। डॉक्टर सादिया इज़ रिमोनेटोलॉजिस्ट जो कि बोन्स, पट्ठों, उर्दू में बता दो, पट्ठों हड्डियों का इलाज करती है। टॉपिक आज हमने जो है वो दूसरा रखा है एंड आई ऑलवेज सी कि आप लोग वर्क करते हैं। और इकरार, आपके सवाल का जवाब मेरे पास है। आपने बहुत अच्छी बात की है। इसका जवाब सिर्फ यही है। मैंने आपके सवाल मैंने जब टीवी ऑन किया ना तो आप इस चीज पे डिस्कस कर रहे थे ना, तो वो आज का टॉपिक है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं आपको इसका जवाब देता हूं। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। अगर टीचर्स ये कर रहे हैं तो उसका क्या करना चाहिए? बात वहीं से जड़ से शुरू करना है। अगर आपने अपने बच्चे को बताया हुआ है कि दिस इज नॉट राइट, तो आपका बच्चा ही वहां पर आपकी जगह बोल रहा होगा नहीं सर डोंट डू दिस, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने पेरेंट्स को बताऊंगा आप ये क्या कर रहे हैं। सो वो उसी वक्त डर जाएगा और वो यू नो ही विल बी एट बैक फुट। ये डर जाएगा नहीं, बल्कि उसको पता चलेगा कि देयर इज अ नो। नो बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
जी वेलकम बैक टू एक और शो। हमारे साथ हैं सादिया रियाज एंड यस डॉक्टर सादिया रियाज, शी इज अ रेमेटोलॉजिस्ट। अच्छा सादिया, इससे पहले आप सवाल पूछे, मैं से बता दूं कि हमारा टॉपिक एक दूसरा है जो स्टार्टिंग में हमने रखा, और फिर उसके बाद डॉक्टर सादिया रियाज हमारे साथ मौजूद है जो कि रेमेटोलॉजिस्ट है, एंड शी इज सो काइंड, सो नाइस। वो कहती नहीं आप दोनों टॉपिक रहने दें, लोगों को बात करने दें, इट्स इज गुड कि हम बैक एंड फोर्थ उस पर भी जाएं। अगर आपको पट्ठों का मसला है, आपको हड्डियों का मसला है, मसल का मसला है, यहाँ तक कि एलर्जीज भी है, बुखार भी है, जो इन्फ्लुएंजा आया हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, उसने तो अजाब डाला हुआ ज़िंदगियों में लोगों की, बारिशें हो नहीं रही, तो हम उस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। लेकिन बस योर क्वेश्चन। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि जब कोई चीज़ ज़्यादा अरसे तक हो, बच्चा लगातार कंप्लेन कर रहा हो, चाहे बच्चा ना भी हो, बड़ा हो, कंप्लेन कर रहा है, लगातार दर्द हो रहा है, और अक्सर साथ में अक्सर बच्चों को बुखार भी हो जाता है और बड़ों को भी बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है। क्या इसका कोई रिलेशन है इस रिमेटोलॉजी के साथ कि आपका कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको बार बार बुखार हो रहा है? देखिए, हम बुखार को अगर हम इटसेल्फ देखें, पहली चीज़ सबसे पहले तो पेशेंट पूछा के कहते हैं ना बुखार हो रहा है, मैं कहती हूँ थर्मामीटर से चेक किया कि नहीं किया। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए ना, अब हम शहरों में तो बात करें, लेकिन देहातों में ये ऐसे लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उसी डॉक्टर साहब बुखार हो रहा है, तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि आपको जब भी ऐसी फीलिंग हो, थर्मामीटर से आपने चेक ज़रूर करना है, तो हमें पहले पता तो चल जाए कि वाकई बुखार है कि नहीं है। अब आज के शो में और आज का जो हमारा सीज़न चल रहा है, दो तरह से मैं इसको लेकर के जाऊंगी। एक तो मौसमी बुखार जो चल रहा है, ठीक है, अगेन ये ठंड की वजह से है, कुछ सर्दी की वजह से है। मेरा ये ख्याल है कि कुछ बचा कुचा कोविड के भी रेमिनेंट्स हैं, कि कुछ असरात हैं, कुछ स्ट्रेन ऐसा चल रहा है जो कोविड का उसके साथ लिंक है। और जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं ना, वो इसी तरह है कि फीवर है, बुखार है, पट्टों में बहुत शदीद दर्द है, वीकनेस है, बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आंखें जल रही हैं, नाक बंद हो रहा है, गला वो दुख रहा है, जिस्म टूट रहा है, जिसको आपने बात की ना, इसको माइल्जियाज कहते हैं, कि पट्टों में दर्द आ रही है। तो एक ये मौसमी जो बुखार आ रहा है, अगेन लोगों को मना करूंगी कि जाके बाजार से एंटीबायोटिक्स लेके खाना मत शुरू कर दें, और फ्लैजल और ऑगमेंटन जो भी सीधा से एक नाम है, ये जो सब आ रहा है फीवर, ये वायरल फीवर है। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए होती है, जहाँ पे जरासीम बैक्टीरिया होता है, तो यहाँ किसी भी किस्म की एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी खुराक अच्छी करें, सूप वगैरह का इस्तेमाल करें, भाप लें, ठीक है, और नॉर्मल पैनाडोल वगैरह का इस्तेमाल करें, रेस्ट करें। अगर बहुत मैक्सिमम करना भी है तो कोई एक एंटी एलर्जी ले लें और अपने आप को 4-5 दिन दें, ये वाला जो फ्लू फीवर है वो ठीक हो जाता है। अब मैं सेकंड कैटेगरी की तरफ आती हूँ, जिनसे उससे पहले हमें कॉल लें। जी प्लीज। सेकंड कैटेगरी से पहले डॉक्टर जायदा के जायदा आंटी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जायदा आंटी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारे लग रहे हैं, ज़ैनब भी बहुत प्यारी माशाल्लाह लग रही है। जब आपने इंट्रो कराया था, इतने खूबसूरत लग रहे थे आप ब्लैक सूट में आज। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह गजब ढा रही हैं रेड सूट में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। आप की तारीफें करते फखर भाई जल जाते, मुझे बड़ा खुशी होती है जब फखर भाई को जलता है। सब बहुत प्यारे, सब नहीं, फखर भाई प्यारे नहीं है, मैं आपको लिखवा ले, फखर भाई प्यारे नहीं। आप आती तो आपको मिलवा देता उनसे, आपकी ये हसरत पूरी हो जाती है। मैं आऊंगी इंशाल्लाह, हम आई हूँ, मैंने आपके लिए साथ बना के रखा है, बस मैं आपको जल्दी सरप्राइज दूंगी। देन ऐसी आपने ग्लासेस लानी है जिससे आपकी आंखें बच सके, फखर भाई को देख सके, ऐसी एनके पहन कर आनी है आपने। मैं काली पहनूंगी जिसमें ना मुझे फखर फिर तो नजर नहीं आना, आप फिर तो फखर भाई दिखेंगे ही नहीं आपको, अगर आपने काली एनके पहन ली तो फिर तो आपको हाथ लगा के चेक करना पड़ेगा ये बंदा खड़ा हुआ है कि नहीं खड़ा हुआ। क्या कहेंगी? मैं भी अभी नाश्ता करने लगी आपके साथ, और आपने आज बहुत अच्छा टॉपिक लाया है, बहुत अच्छा। जी, क्या कहेंगे उसके बारे में? ये इसके बारे में कि बच्चों को बैड टच, गुड टच का ना इस दौर में बताना चाहिए, और हम बताते भी हैं। हमारे माँ बाप ने तो हमें बताया नहीं, और हमारे साथ इस तरह का अल्लाह का शुक्र है कुछ हुआ भी नहीं था। तो वो टाइम ही और था, सब लोग इकट्ठे खेलते कूदते थे। आज तो अपने कजनों से, अपने रिश्तेदारों से बहुत डर लगता है बच्चों को। और मेरी तो यही है कि ट्यूशन में भी बच्चों का खास ख्याल रखना चाहिए, स्कूल में भी, टीचरों से भी, और जो रिक्शे गाड़ियों में बच्चे जाते हैं उनसे भी उनको। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जायदा आंटी, आपने अपने तजुर्बे से बड़ी अच्छी बात की है। जायदा आंटी, आज हमारे साथ डॉक्टर सादिया भी मौजूद हैं, रेमेटोलॉजिस्ट है, पट्ठों, हड्डियों, बुखार वगैरह सबका इलाज करती हैं। अगर आपको पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बता रही है, मैं सुन रही थी इनकी, बहुत प्यारी है ये भी, अल्लाह इनको कामयाबियत रखे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इरफान की कॉल लेते जी, कुछ पूछिए। मेरा एक ना शोल्डर फ्रोजन हुआ है, तो उसकी मैं एक्सरसाइज करती हूँ, उससे मैं बहुत बेहतर हो गई हूँ। तो इतनी सख्त मेरी चीखें निकलती थी, अब मैं जो करती हूँ ना एक्सरसाइज, उससे मेरी अच्छी हो गई है।
तो दवाई भी उसके लिए कोई नहीं लेती, पेन किलर वगैरह कुछ नहीं लेती। डॉक्टर वो सादिया कुछ सिर्फ पूछना है आपने डाइट इनसे? नहीं, मुझे ये अगला है। बात करने वाली थी मैं इसके ऊपर। चलो ठीक है, चलिए, बहुत ठीक है, शुक्रिया, बहुत सलामत शुक्रिया। रहिए। हमारे साथ कौन है? डॉक्टर इरफान। डॉक्टर इरफान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, क्या हाल है? वालेकुम ठीक, अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वैसे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतना सेंसिटिव और इतना अच्छा टॉपिक आप लोगों ने रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत कोशिश की है, आप लोग की जो अप्रिसिएशन उसी से हिम्मत मिलती है। हाँ, लेकिन अब ये बड़ी हिम्मत की बात है कि हर रोज नया टॉपिक और बड़ा अच्छा टॉपिक आप लेते हैं। तो इस पे ये है कि ये जो बेसिकली हमें जो है ना सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अभी तो कुछ रियलाइजेशन हो रही है, लेकिन ये है कि हमें एक्चुअली जो सेक्स एजुकेशन है ना उसको आप गलत सेंस में लोग ले जाते हैं कि सेक्स का लफ्ज शायद साथ ऐड हो गया एक है। टैबू हो गया। तो दिस इज अ टैबू, सोशल टैबू बन जाता है। लेकिन एक्चुअली जो बच्चा डेवलप कर रहा होता है अपनी एज के लिहाज से, बच्चा और बच्ची, तो वो उनके डेवलपमेंट का हिस्सा है सेक्स, जो उसका पार्ट है। जी जी। तो हमें बच्चों को ना प्रॉपरली उसकी एनाटॉमी, उसके एग्जैक्ट वर्डिंग और उससे समझाना चाहिए कि क्या मतलब है किस चीज़ से। और फिर ख़ास तौर पे बच्चे जब पुबर्टी के नज़दीक पहुँचते हैं, यानी बलोगत के नज़दीक जाते हैं, तो उनको हमें फिर क्लियरली बताना चाहिए कि किस कि चेंजेस क्या होंगे। आज वर्ष ने बड़ी प्यारी बात की है कि उसने कहा कि अपनी बहन को, उसने कहा हम बहन भाइयों को मशवरे देने चाहिए। उसने कहा यू हैव टू टेल योर डॉटर, आपने अपनी बेटी को बताना है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर इरफान, डॉक्टर सादिया से कुछ पूछना चाहेंगे प्लीज़? इनसे मैडम से ये है कि एक तो ये ऑस्टियोपोरोसिस का और ऑस्टियोपेनिया का इन्होंने बताया कि यानी कि हड्डियों में चूना कम हो जाना, कैल्शियम कम हो जाना और ख़त्म हो जाना, ये इसका मतलब है। तो इससे इनसे रिक्वेस्ट है कि ये हमें ये बताएं कि ये क्योंकि जब ये हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसको आप रिवर्स कर सकें। तो काइंडली बच्चियों को, खास तौर पर बच्चियों में ज़्यादा होता है क्योंकि उनके पीरियड्स होते हैं, फिर जचकी वगैरह होती है, प्रेगनेंसी होती है, तो उनमें कैल्शियम की जरूरत ज़्यादा होती है, चूंकि तो कम हो जाता है जल्दी एज कम्पेयर टू मेल। ठीक है, ठीक तो है। वो काइंडली ये गाइड करें कि हम उसको प्रिवेंट कैसे करें अर्ली स्टेजेस पे। थैंक यू वेरी मच। उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, खासतौर पे बच्चों में, डॉक्टर सादिया से वापस आके पूछते हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होकर हिम्मत जाएगा। देखते रहिए कॉर्सेट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अगर आप अपना नाश्ता लेकर आ चुके हैं तो मज़ेदार सी चाय पीजिए और आप दुआएं दीजिए जिसने आपके लिए मज़ेदार सी चाय बनाई, क्योंकि हमारे लिए जो कॉफ़ी बनाई है उस दूध में सिर्फ 1 अदद चम्मच कॉफ़ी डाली गई है और कुछ नहीं किया गया, और कोई उन्होंने मेहनत इस पे नहीं की। मैं तो आप लोग को ना छोड़ो, अगर आप लोग मुझे किसी दिन बुरी कॉफ़ी दे, मैं तो हूँ ऐसा ही हूँ मैं। लाइव रोलर डालूंगा, लाइव रोलर डालूंगा मैं। anyways। सादिया जी, आपसे पहला सवाल करते हैं, जो बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने पूछा। फ्रोजन शोल्डर बड़ा कॉमन एक मसला है, सो ये फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है और इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है, ठीक कैसे किया जा सकता है? बहुत कॉमन है और आजकल तो मतलब डेली के बेसिस पे 3-4 पेशेंट्स ऐसे आ रहे होते हैं जो कि अपना बाजू पकड़ के आ रहे होते हैं। यंगर एज में हम बात करें तो अगेन कुछ ऐसा होगा कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ हैं, कुछ ऐसी पोजीशन में आपने कंधे का इस्तेमाल किया या कोई उसको ऐसी चीज़ हिट की है, झटका लगा है जिससे आपका कोई मसल वहाँ पे सोजिश कर गया। तो यंगर एज में तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो आप मूवमेंट करें तो पेनफुल हो रहा है। थोड़ा सा मिडिल एज में या बुजुर्ग एज में जाएँ तो बाकायदा ये होता है कि अंदर से जोड़ घिसना शुरू हो गया है, जोड़ के अंदर जो कार्टिलेज या चिकनाई या गुदा है वो घिसना शुरू हो गया है। दूसरा चीज़ ये होती है कि जो पट्टे आके वहाँ पे लगे होते हैं, शोल्डर जॉइंट के इर्द गिर्द पट्टे लगे होते हैं, वो सख्त हो रहे होते हैं। तो पेशेंट के लिए एक्चुअली बड़ा पेनफुल तरीका है कि जी अब फ्रोज़न शोल्डर हो गया है, ना वो बाजू सीधा कर पा रहे हैं, ना वो कंघी कर पा रहे हैं, ना वो अपना कपड़े पहन पा रहे हैं, ना कोई काम कर पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने मुझसे सवाल किया आते साथ ही आज मुझे मेकअप रूम में भी कि पहले फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, रोमाटोलॉजिस्ट के पास। इसका जवाब है रोमाटोलॉजिस्ट के पास, फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास, जो कि उसको डायग्नोज करे कि ये आपको पेन या प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। ठीक है, जब डॉक्टर एक दफ़ा डायग्नोज करेगा, उसकी मेडिसिन स्टार्ट करेगा, उसमें अगेन आपको थोड़ा रेस्ट पीरियड भी देना है उसको, कि जहाँ पे सोजिश बनी हुई है, जहाँ पे आपके पट्टे सूजे हुए हैं, वो रिलैक्स हो जाएं, वो अपनी जगह पे आ जाएं, उनमें सोजिश ख़त्म हो जाए, फिर सेकंड स्टेप में आप फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हैं। अलबत्ता कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्रॉनिक बन चुका होता है, वो एक्सरसाइज से और दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा होता है। उन पेशेंट्स, क्रॉनिक का मतलब है ज़्यादा ख़राब हो चुका होता है, तो उन पेशेंट्स में मैं इंजेक्शंस लगाती हूँ शोल्डर का, शोल्डर जॉइंट के अंदर लगता है, जेल का इंजेक्शन होता है और उससे पेशेंट की मूवमेंट वापस आ जाती है। साथ ही डॉक्टर सादिक यही पे बताइएगा कि जो इंजेक्शन लगवा लेते हैं, क्योंकि इससे पहले कि आपसे बस सवाल अपना पूछें ऑस्टियोपोरोसिस का, कहते हैं जब भी दर्द होता है, जैसे कल जैनब को दर्द हुआ पट्ठों का, जैनब फ़ौरन भाग के गई, इंजेक्शन लगवा लिया, उसने ठीक करवा लिया।
क्या इंजेक्शन को पहला प्रेफरेंस देना ठीक है या नहीं, और क्यों नहीं? बिल्कुल भी नहीं। देखें, अगर तो आप ऐसे एरिया में हैं कि आपके पास डॉक्टर का कोई अप्रोच है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन खुद से जाके कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवाई जो आप काउंटर पे जाके फार्मासिस्ट से ले रहे हैं, ये तो फार्मासिस्ट से ले रहे हैं ना, लोग वैसे हकीमों से और हर्बल दवाइयाँ और से ठीक होता है डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप डॉक्टर्स और इन पे देखिए, मैंने तो देखा है कि अपनी प्रैक्टिस में कि पेशेंट्स बाद में आते हैं ना मेरे पास, जब उनकी किडनी फेलियर हो रहा होता है, उनका जिगर ख़राब हो रहा होता है, उनका हेपेटाइटिस हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि उन्होंने खुद से कोई दवाइयाँ, हकीमी दवाइयाँ या मेडिसिन खाई होती हैं। तो पेन के लिए इज अ बिग नो, ठीक है, खुदा ना खास्ता। बट आप, मैं उनकी सिचुएशन देखिए, बार-बार अगर कहे तो डॉक्टर की सुपरविजन में तो देखिए जो भी डॉक्टर की एक सजेशन है वो ठीक है, लेकिन मैंने देखा है ये प्रैक्टिस, ये एक्चुअली लोग करते हैं। पेन हो रही है, ठक से टीका लगवा लिया, हफ्ते में 2-3 बार लगवा लिया। देखिए, ये एंड पे जाके ये दवाइयाँ सारी की सारी आपके जिगर और गुर्दों से गुजरती हुई आपके जिस्म से निकलती हैं, और खुदा ना खास्ता आप ऐसी स्टेज पे आ सकते हैं कि आपकी किडनी फेलियर हो सकते हैं। तो खुद से दवाई, खुद से इंजेक्शन चीज़ें प्लीज़ मत करें। सॉरी, मैं आपकी बात बार-बार इसलिए काट रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये बताइए कि मैं भी आई एम वन ऑफ दोस्त, इंजेक्शन से फौरी आराम आ जाता है। मेरा सिर्फ सवाल करने का मकसद ये है, क्या ये शॉर्टकट है, ये उस वक्त ठीक हो जाता है और बाद में वो दर्द वैसे का वैसे ही रहता है? ये एक शॉर्टकट हल है कि फ़ौरन से उस वक्त ठीक हो जाएगा, लेकिन उस दर्द को जड़ से आपने ठीक नहीं किया? क्या आप ये कहना चाह रही हैं? देखिए, हम दो तरह के इंजेक्शंस की बात करें ना। एक तो नॉर्मल पेन किलर इंजेक्शंस होते हैं जो कि पट्टे के अंदर लगाए जाते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ कि लोग जाते हैं, ज़रा सी पेन हुई, ठक से जाके कहीं से वो टीका दर्द का लगवा लिया। बेसिकली नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ होती हैं। अगेन मैं ये कह रही हूँ कि इनका इफेक्ट जो है वो आपके लिवर और किडनीज़ के ऊपर होता है। तो बार बार ये पेन किलर के टीके लगवाना खुदारा बंद करें। मैं जिसकी बात कर रही थी वो जेल के इंजेक्शंस हैं जो कि जोड़ों के अंदर लगते हैं। मिसाल के तौर पे फ्रोज़न शोल्डर है, या आपका नी आर्थराइटिस है, इस तरह के जॉइंट्स जो कि आपके घिस चुके हैं, जिनके पट्टे अकड़ चुके हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए एक प्रोसीजर किया जाता है जो कि शोल्डर या नीज़ में या हिप्स में बड़े जॉइंट्स के अंदर जेल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। वो डिफरेंट इंजेक्शंस आ जाते हैं। लेकिन अगेन बहुत कॉमन है, जैसी सर्दी की वेव ज़्यादा आती है, पट्टे अकड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये फ्रोज़न शोल्डर, कमर के पट्टे, गर्दन के पट्टे, बहुत ज़्यादा पेशेंट इसके साथ आ रहे हैं। सिम्टम्स ये होते हैं कि जी गर्दन भी मूव नहीं हो रही है, पूरी नेक से लेके पूरा बाजू जो है वो उनका पेनफुल होता है। अगेन डेली काम नहीं कर पा रहे हैं, लैपटॉप पे काम नहीं कर पा रहे हैं, कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। इसको मैं बार बार हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ कि इसको अर्ली ठीक करना, जल्दी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये बिगड़ गया खुदा ना खास्ता, ठीक है, हमने दवाइयाँ भी दे दी, हमने फिजियोथेरेपी भी कर ली, सब कुछ हो गया और ये ख़राब हो गया, तो फिर बात सर्जरी तक भी जा सकती है। और अगेन फिर याद रखिएगा कि सर्जरी के बाद कम से कम 6 मंथ्स का रेस्ट है। और अगर आप वर्किंग हैं और आजकल के जैसे हालात हैं, अगर आप 6 महीने तक अपना बाजू इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, आप 6 महीने तक काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रोटी कहाँ से खाएंगे? तो प्लीज़ प्लीज़ अगेन आपके चैनल से, आप लोगों के तवस्सुत से मेरा ये पैगाम है कि आप इन बीमारियों को हल्का मत लें, इनको सीरियस लें, जल्दी ट्रीट करें। जितना जल्दी ट्रीट करेंगे आप आने वाले टाइम में, जब आप आएंगे तो बहुत देर हो चुकी है, देर और खर्चा और कॉम्प्लिकेशन और जो तकलीफ और दर्द आप बर्दाश्त कर रहे हैं ना, उससे पहले ही हम उसको बेहतर कर सकते हैं। हमारे पास हल हैं, ऑप्शंस हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं इससे पहले ऑस्टियोपोरोसिस में जाऊं, जो आपने सारी बात बताई बड़े अच्छे तरीके से हमें समझ आई, लेकिन अगर ये चीज़ें जो आप बता रहे हो कि हो रही हैं, इसकी इनिशियल कॉज क्या हो सकती है? क्या किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो सकती है, या फिर कोई जैसे फिजिकली हमने किसी चीज़ को एंगल में गलत, जैसे अगर हमायों ने कोई ज़्यादा वजन उठा लिया हो या किसी गलत एंगल में कोई काम कर लिया, उस वजह से हो सकती है? देखिए, जो हड्डियों जोड़ों की और हमारी रूमेटोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनको मैं 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी कि क्यों हो रही हैं। ठीक है, एक तो हमने अभी बात की कि डाइट के ऊपर, ऑब्वियसली कि हम जंक डाइट के ऊपर जा रहे हैं। दूसरा देखिए, हमारी लाइफस्टाइल में ज़्यादा बैठना और ज़्यादा लैपटॉप का काम करना। ठीक है, थर्ड आगे अगेन एक्सरसाइज की कमी है। लोग एक्सरसाइज बस ही, अब मैं पूछूंगी किसी से तो जी हमने किचन में काम कर लिया, जी हमने घर में काम कर लिया, ये एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तो एक्सरसाइज बाकायदा लोग नहीं कर पा रहे हैं। चौथी चीज़ अगेन ये चीज़ कि इससे सुन लिया, उससे सुन लिया और कुछ टोटका कर लिया, कोई जड़ी बूटी खा ली, हम इन चीज़ों से भी अपने आप को ख़राब कर रहे होते हैं। पांचवी चीज़ आ जाती है कि अगेन बर वक्त डॉक्टर के पास ना जाना। ये बड़ा मसला होता है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बर वक्त डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम कहते हैं खर्चा हो जाएगा, हम ये नहीं भूल जाते कि आगे से ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। शाहीना की कॉल लेते हैं, कमालिया से कॉल है, शाहीन की कॉल लेते हैं, कमालिया से कॉल करिए। मेरा दोस्त कमालिया से मुस्तफ़ा, तो मेरा बड़ा दिल था कमालिया जाने का, मेरा ख्याल है बड़ा दूर है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम सर, मुझे डॉक्टर सादिया से एक क्वेश्चन था कि मेरे ना कंधे में शदीद दर्द है तकरीबन 2 साल से। मेरी एज जो है ना वो 44 है। अच्छा। और मुझे इसमें ना शोल्डर में शदीद पेन है।
ठीक तो है। आप एक सेकंड रुकिएगा, आपसे डॉक्टर सादिया शायद कुछ पूछना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये पूछना जी बताइए, कोई और मेडिकल मसला तो नहीं है आपको? नहीं और नहीं है, ये ना मेरे शोल्डर से दर्द जो होता है ना, इसमें ये एल्बो तक जाता है और शदीद दर्द है हड्डियों में भी दर्द। ठीक है। और एज आपकी 44 है? 44 बताइए। बिल्कुल मैं बात करती हूँ इसके ऊपर। अच्छा, आपको अभी बताते हैं। अच्छा, साथ में आप मुझे बताएं, मेरा सवाल अब आपसे, मुझे बताएं कमालिया में भी लोग एक और सब देखते हैं? मुझे अपने दोस्त के सामने जरा छोटी तो मारो ना। जी देख रहे हैं, अभी मैं हम यहाँ भी देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है आपका शो। बस मैं अपने दोस्त के सामने शोधी मार लूं जो कमालिया में रहता है, कि कहूँ कि कमालिया में भी लोग देखते हैं, कर लूं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, अल्लाह आपको खुश रखिए। उम्मे उज़ैफा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग उज़ैफा। वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आपने शहर का नाम नहीं बताया। कराची बताया कि ना, हमें पता चले कौन कौन कहाँ से देख रहे हैं। मैंने बताया था। ये हमें नहीं, इनको नहीं बताया, बड़े तेज हैं ये पीछे वाले। खुलना जाए ज्यादा। जी क्या हो गया? जी मुझे डॉक्टर साहब से कुछ पूछना था, 2 सवाल हैं मेरे। एक तो अभी ये फ्रोजन शोल्डर की बात कर रही थी जैसे, तो मेरे अपने बाजू में दर्द है, लेकिन मतलब मेरे कंधे में दर्द नहीं है, कोहनी और कंधे के दरमियान में, मतलब बिल्कुल मिड में, जैसे मैं गिरी थी मेरे यहाँ चोट लगी थी, तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। तो अब मैंने ये बाइसेप के एरिया बात कर रही होंगी, कंधे और कोहनी के दरमियान बाइसेप। जी यहाँ पे। अब ये है कि मेरा हाथ तो मूव सही करता है सारा, मतलब मुझे कोई, जैसे आप बता रही थी अभी सिम्टम्स वगैरह, वो नहीं है, बस मेरा हाथ पीछे कमर पे नहीं जाता, बस सिर्फ ये एक मूवमेंट है जो मुझसे नहीं हो रही, बाकी सब तो माशाल्लाह ठीक है। तो पीछे लेके जाने में जो है ना, वो इस जगह पे दर्द होता है, और दर्द मुझे मुसलसल नहीं रहता, अगर यहाँ पे जोर पड़े तो फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे शायद वो चोट लगने की वजह से तकलीफ है, या ये भी फ्रोजन शोल्डर ही है, मुझे इसके बारे में पूछना था। और सेकंड जो है, मुझे ये पूछना था कि अपने बेटों के हवाले से, मतलब मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह, तो दोनों की डाइट में ना बहुत फर्क है, मतलब बड़े और छोटे दोनों की डाइट में बहुत फर्क है। बड़े की डाइट अगर आप देखें तो वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो माशाल्लाह बज़ाहिर फिजिक से और वैसे भी वो स्ट्रांग है छोटे के मुकाबले में। तो छोटे वाले को मुझे समझ नहीं आती कि वो हर वक्त उसकी यही शिकायत रहती है कि मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, मेरी टांगें दबा दें, मेरी कमर दबा दें। खेल के आ जाएंगे, खेलते वक्त उसे कुछ नहीं होता, खेल वेल के आ जाएगा तो आके फिर उसने जो है ना यही होता है, मामा मेरी कमर दबा दे, मामा मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरी कमर में। हमें समझ आ गया। आई थिंक वी गॉट द क्वेश्चन। थैंक यू सो वेरी मच उज़ैफा कॉल करने के लिए। हमारे साथ अगली कॉलर है कश्यफ की कॉल लेते हैं, बहुत सारे सवाल जमा हो गए। डॉक्टर सादिया, इम्तिहान आपका, आपने याद रखते, मुझे इतने नहीं याद रहते। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू कश्यफ। वालेकुम सलाम, मॉर्निंग सॉरी, लफ्ज़ इधर-उधर हो गए मेरे। आप तो लड़खड़ाना शुरू हो गई हैं कश्यफ, अभी तो उम्र आपकी क्या है, 55 में तो नहीं ऐसा होता। मायूं आपसे 2 साल छोटी हूँ। ऐसा ही है, 2 साल छोटी। और बहुत प्यारी लग रही हूँ मायूं, आप भी बहुत अच्छे लग रही हैं। खुदा ना खास्ता। कश्यफ मेरी बहन जो है, जो अभी जर्मनी से आई है, जिसको मैंने कल किया, उसका नाम भी कश्यफ है। अच्छा मुझे बताएं, आपका नाम कश्यप है कि कश्यफ है? नाम कश्यप होता है वैसे, कश्यप ही है लेकिन कश्यप ही कहते हैं सारे। देखिए मैं भी वस्फ हूं, मुझे वसफ कहते हैं लोग। जी ये हमारा डायलेमा है एक। जी कश क्या कहेंगी? कश क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि टॉपिक बहुत अच्छा है, रेलिवेंट है मेरे से। मैं सवालात भी पूछूंगी डॉक्टर साहबा से, लेकिन मैंने एक ताज़ा कलाम भी तैयार किया, वो भी सुनाऊंगी आप। जल्दी सुनाए, से पहले ब्रेक हो जाए, जल्दी सुनाए। चले सुनने में, हमारे माशरे का अलमिया है कि जो हमारे दामाद हैं उनको बड़ी इज्जत देते हैं, लेकिन उनको रास नहीं आती। उस टॉपिक पे लिखा, सोरे थे जोई थे, तो वो सोरा कहता है जोई के पास आके, कहता है अल्लाह ने घर मेरे रौनक हुण लाई है, जल्दी हुण मेरे वेड़े वजनी छनाई है, निक्की दे सोहरियां ने दिन लैन आना है, निक्की कहंदी सब तो पहले जीजे नूं बुलाना है, ते शनाज नूं लैके टाइम नाल आ जावी, दिन केड़े रखने ने आके समझा जावे। जवाई कहता है आगे से, जवाइयां नूं जो इज्जत दिंदे बंदे हुंदे हो रे, जवाइयां नूं जो इज्जत दिंदे बंदे हुंदे हो रे, धी ताड़ी आ जाएगी, मेरी कादी लोड़ है। वाह जी वाह। सोहरा कहता है निक्की ने तेरे सारे पूरे कीते चाह है, किंज दियां तू गल्लां करे, वड्डा तू भरा है। जवाई कहता है मंगनी ते भी मैनू किसे दित्ती मिठाई नहीं,
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਜਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੋਰਮੇ ਚੋਂ ਲੈਗ ਪੀਸ ਦੀ ਬੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਤੂੰ ਲਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਲਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰੀਮ ਵਾਲੀ ਚਾਟ ਸਭ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਰੀਮ ਵਾਲੀ ਚਾਟ ਸਭ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਨਾਜ਼ ਵਰਗੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਲ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਨਿੱਕੀ ਨਾਲ ਪਿੰਟੂ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਨਿੱਕੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡੂ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਜਵਾਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਲੱਭਣਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਹੂੰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਗੇ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਅੰਮੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਵੇ ਸ਼ਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਸੋਹਰਾ ਕਹਤਾ ਆਗੇ ਸੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲਾਮੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਐ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੈਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੈਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। हाय हाय क्या बात है, ऐसी है। बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी लिखी है। आपने अब अगली बार ना एक और सबकी पूरी टीम के बारे में लिखना है, फखर भाई और असद भाई का जा बजा नाम और डेविड का भी हो जाए, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा आप जल्दी सवाल पूछे ताकि फिर हम जी मेरा सवाल है डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मुझे तकरीबन 3-4 साल से मेनोपॉज का मसला है, तो मेरी हड्डियां बहुत ज़्यादा भुरभुरी हो गई, बहुत मुझे पेन रहती है और सुबह उठूँ तो उठा नहीं जाता, शोल्डर से लेके लेग तक राइट साइड पे इतनी शदीद पेन होती है कि सुबह उठा नहीं जाता। तो इसके लिए मुझे ये बताइए कि मेडिसिन कितना अर्सा तक मैं खा सकती हूँ, और अगर मेडिसिन के बगैर मैं अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहूँ तो कौन से वो एहतियाती तदाबीर हैं जो मैं अपना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम रिवर्स पे चले। जो पहली कॉलर थी कमालिया से, जो वो पूछ रही थी जी उनका फ्रोजन शोल्डर था, फ्रोजन शोल्डर का मसला। ब्रेक ले लेते, ब्रेक लेते, वापस आके 3-4 सवालों के जवाब देंगे। थैंक यू सो वेरी मच जी। कपिल जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ हैं डॉक्टर सादिया रियाज। डॉक्टर ब्रेक में जाने से पहले हमारे पास बेतहाशा कॉल्स इकट्ठी हो गई थी। हम कमालिया से स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने बताया था कि अगेन फ्रोजन शोल्डर आपने अभी बता दिया, लेकिन वो बता रही थी कि बहुत ज़्यादा उनको पेन है, मूवमेंट में भी इशू हो रहा है, क्या वो अब कर सकती हैं? हर हड्डियों में भी दर्द होता है, हड्डियों में भी दर्द होता है। टिपिकली देखिए जैसे हड्डियों का दर्द बता रही है ना, ये बोन पेन्स हम इनको मेडिकल में कहते हैं, और ये ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जारी होती हैं। जैसे कि हम फ्रोज़न शोल्डर की बात कर रहे थे, उसमें ये अगेन मैंने कहा कि आपने अपने सप्लीमेंट्स, विटामिन डी, कैल्शियम, ख़वातीन में ख़ास तौर पे आयरन, फॉलिक एसिड, ये चीज़ें आपको लेनी ज़रूरी हैं। हमारी डाइट से देखें हर चीज़, हर सप्लीमेंट पूरा नहीं हो रहा है। हम शहरों के लोग तो ख़ास तौर पे वो इस तरह से डाइट नहीं खा पा रहे हैं। हम तो डब्बों के दूध पी रहे हैं, डब्बों की चीज़ें खा रहे हैं। 41 दिन की मुर्गी खा, 21 दिन वाली मुर्गी। एग्जैक्टली। तो हमें यह है कि कुछ ख़ासतौर पे ख़वातीन में, और ऐसी ख़वातीन जो चाइल्ड बेयरिंग एज में हैं, बच्चे पैदा कर रही हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, इस एज में हैं, तो उनके लिए एक अच्छी ग़िज़ा, और अगर ग़िज़ा के साथ साथ वो कुछ सप्लीमेंट्स भी ले लेती हैं तो बहुत अच्छा है। हम फ्रोजन शोल्डर पे वापस आते हैं। अगेन ये हड्डी का घिस जाना, जोड़ का घिस जाना, पट्टों का खिंचाव, इसका ताल्लुक है, खुदा ना खास्ता कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है। प्रॉपर इसकी दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, इसके इलाज एक डॉक्टर की निगरानी में, एक रूमेटोलॉजिस्ट की निगरानी में, और फिर नेक्स्ट स्टेप में फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी आ जाती है। जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतने आपके पट्टे रिलैक्स होना शुरू होंगे। तो मैं ख्याल जो कमालिया वाले हमारे पेशेंट थे उनके लिए मैं फिजियोथेरेपी रिकमेंड करूँगी। जैसे वो कह रही थी कि अपना हाथ पीछे नहीं ले जा पा रही हैं, तो एक्सरसाइज करें जितना कर सकती हैं। एक्सरसाइज करने से इनके ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो एक्सरसाइज भी लाजमी फिजियोथेरेपिस्ट की सुपरविजन में करें, क्योंकि अक्सर लोग उल्टी सीधी एक्सरसाइजेस करने शुरू हो बहुत जाते अच्छा हैं। पॉइंट आपने रेस किया कि अगेन एक्सरसाइज की जब बात होती है ना, तो हम लोग खुद से करना शुरू हो जाते हैं। हम कुछ यूट्यूब पे देख लेते हैं, जिम में भी हम करते हैं कि जी बस खुद ही से कुछ वेट उठा लिए, चीज़ें कर ली। देखिए जहाँ पे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं और आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, आप ज़रूर लें।
लेकिन अगेन हम उन लोगों को भी कंसिडर करते हैं जो देही इलाकों में हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। मैं बहुत से लोगों से पूछती हूँ आपके शहर में फिजियोथेरेपिस्ट है, जो कि कुछ इंटीरियर पंजाब से आ रहे हैं, नॉर्थ से पेशेंट्स ऐसे आ रहे हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट भी हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज मैं उनको अपने क्लिनिक में ही समझा के भेजती हूँ कि असल मकसद ये है कि आपने इस जोड़ की हरकत करनी है। अगर मैं अभी भी आपके शोबे बताऊँ तो सिंपल, जैसे हम बचपन में पीटी किया करते थे, सिंपल मूवमेंट जिसमें आपने उसको रिपीट करना है, पीछे लेके जाना है एंड देन होल्ड इट फॉर 10 सेकेंड्स। ये डिफरेंट जो आपकी मूवमेंट आएगी इसमें। मेरा जो प्रोफेशन है वो भी फिटनेस ट्रेनर हूँ मैं, और मैं फिजियोथेरेपिस्ट तो नहीं हूँ, बट ऑब्वियसली हम इतना टाइम हो गया, हमें आइडिया जरूर सिमिलैरिटीज है। यस, मैं अपने सारे क्लाइंट्स को एक बात ज़रूर कहती हूँ कि जो हमारी बॉडी है ना, कि आपको एक बॉडी आपको बताती है, आपका मसल आपको बताता है यहाँ पर मुझे पेन हो रहा है। अब आप मूवमेंट की बात करो, हम कहते हैं हमें नहीं समझ आ रही क्या मूवमेंट करनी है। आप जिस एंगल पे जितनी हद तक लेकर जा सकते हो, सिर्फ जो पेनफुल नहीं है आपके लिए, उस हद तक आप लेके जाएं और उधर होल्ड करें, लंबी सांसें लें एंड देन उस चीज़ को रिपीट करते रहें। अच्छा, मैं आप दोनों से एक बात पूछ रहा हूँ, दोनों आपने मुझे बतानी है कि बट कहते हैं कि आप खुद से कोई भी रिकमेंडेशन एक्सरसाइजेस ना करें, क्योंकि हो सकता है आप उसको मजीद ख़राब कर दें। देखिए, ये मैं तो अपने क्लिनिक में जैसे मैंने पेशेंट को चेकअप किया और मुझे पता चल रहा है कि फ्रोजन शोल्डर है, ठीक है, और अब अभी हम बात भी कर रहे थे कि फ्रोजन शोल्डर की पेन ना सिर्फ शोल्डर में होती है, बल्कि वो नेक में जाती है, बैक में जाती है, एल्बो तक आती है, बाज़ लोगों के हाथ तक भी आती है। अब मैं अगेन उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जिनका फिजियोथेरेपिस्ट तक अप्रोच नहीं है, वो कैसे देही इलाके में हैं, तो उन लोगों को मैं कुछ एक्सरसाइजेज घर क्लिनिक में बता के जाती हूँ कि आप ये एक्सरसाइजेज हैं और ये आपने घर में करनी है। मेरा बड़ा एक सिंपल सा जुमला होता है, आप नमाज़ पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं यस, तो आपने नमाज इटसेल्फ इज अ एक्सीलेंट एक्सरसाइज। उसके बाद नमाज के फ़ौरन बाद आप 5-10 मिनट के लिए एक चेयर पर जैसे बैठे हुए आप बैठ जाएं और सिंपल मूवमेंट्स आपने करनी है, और उस पॉइंट तक करनी है कि जहाँ तक आपको पेन नहीं हो रही। अपने आप के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी कि पेन हो भी रही है तो आप उसको करते जाएं। ये एक बेहतरीन और सस्ता हल है आपके फ्रोजन शोल्डर को रिमूव करने के लिए। प्लस अब दूसरी बात जैसे उन्होंने की कि उनकी हड्डियों में भी दर्द होती है, और वो कुछ मेनोपॉज की बात भी हो रही थी, तो अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि ये ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया, हड्डियों की कमजोरी अगर पहले वक्तों में 60-70 की उम्र में देखा जा रहा था, अब 30s और 40s में देखा जा रहा है। सवाल का जवाब दे रही हूं, ये सेकंड वाला जो हमारा कॉलर थी, सॉरी मुझे ना, कराची वाली वो जो कराची वाली थी, उनका इशू था कि शोल्डर और उसके एल्बो के दरमियान बाइसेप पे एग्जैक्टली उसका हल तो उनका फिजियोथेरेपी मैंने बता दिया, सिंपल मूवमेंट्स बता दिए। अगर थेरेपिस्ट के पास नहीं भी जा सकते तो आप खुद से एक्सरसाइजेस करें। देखिए, हमारे रूमेटोलॉजी में हम जो ट्रीटमेंट, कौन सी एक्सरसाइजेस करें डॉक्टर साहब? जैसे मैं अभी आपको बताई थी कि रेंज ऑफ मूवमेंट जिसको हम कहते हैं कि मूवमेंट जितनी आप उसकी अगर वो कोई अपना टेस्ट वगैरह करा लें, किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो, तो वो उससे भी मैं ख्याल में पूरी हो सकती है। देखिए, अगेन यहाँ पे वो चीज़ आ जाएगी कि फिर खुद से टेस्ट करवा लिया, अब टेस्ट कम आ गया, खुद से उसको पढ़ लिया और खुद से जाके दवाई ले ली, तो बेस्ट ये है कि कोई डॉक्टर को चेकअप करा लें अगर आपको ऐसा मसला है जो लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो ये वाली एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करें और फिर उससे बेहतर हो जाएगा। उनके बच्चे का मसला था कि वो कह रहे हैं मुझे टांगों में दर्द है, खेलते हुए बिल्कुल ठीक है, कमर दबा दें, कि वही वाली बातें शायद आपने इनिशियली की थी। क्या उनको द गाय हैज टू गो टू डॉक्टर? देखिए, पाकिस्तान में मेरे हिसाब से 80% बच्चों को विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन डेफिशिएंसी लाजमी है, और अगेन उसके बाद फिर उनके हैवी बस्ते और हेक्टिक रूटीन, और पहले वो स्कूल जाएंगे, स्कूल के बाद वो एकेडमी जाएंगे, एकेडमी के बाद रात को होमवर्क करेंगे, तो उनके पास बच्चों के पास कुछ ब्रीथ करने का भी टाइम नहीं मिल रहा होता। तो अगेन पहली चीज़ तो माओं को ख्याल रखना चाहिए कि अपनी बच्चे की डाइट के ऊपर फोकस करें। अगर बच्चा बार बार दर्दों की और प्रॉब्लम कर रहा है तो देखें उसकी डाइट में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उसको ख़राब कर रही है। दूसरी चीज़ ये आप ये देखें कि कोई ऐसे वार्निंग साइंस तो नहीं आ रहे हैं। वार्निंग साइंस से मुराद ये है कि जोड़ आपका सूझ तो नहीं रहा है, बच्चा फटीग है, फीवर है, थकावट है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, उसका कद नहीं निकल रहा, वो अपने बाकी उम्र के लोगों से जो है वो कद में छोटा रह रहा है, खुदा न खास्ता किसी जोड़ में टेढ़ापन आ रहा है, बाज़ दफ़ा टांगों में टेढ़ापन आना शुरू हो जाता है, जिसको हम रिकेट्स की बीमारी कहते हैं, जो कि सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसका आसान सा हल है कि सिंपल विटामिन डी आपने उनको देना है और बच्चा ठीक हो जाता है। अगेन बात वही आ जाती है कि इन चीज़ों को पहले रिकग्नाइज करना ज़रूरी है कि मसला आ कहाँ से रहा है। अगर विटामिन डी की कमी आप देख रहे हैं पाकिस्तानी, बहुत सारे पाकिस्तानियों में है, इट इज़ द मोस्ट डेफिशिएंसी फाउंड इन पाकिस्तानी पॉपुलेशन। क्या ऐसा हो सकता है कि हम ऑल्टरनेट डे, हर रोज़ नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन विटामिन डी की वैसी गोलियां लेना शुरू कर दे विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, ये देखे बगैर? क्या ये गलत होगा? ये गलत होगा बिल्कुल, और मैं विटामिन डी डेफिशिएंसी को नेशनल डिजीज़ ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर करूँगी। ये हर पाकिस्तानी या हर दूसरे पाकिस्तानी के अंदर मौजूद है। अगेन इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स को अगर हम बात करना शुरू करें, अगर आपको फील ये हो रहे हैं तो फिर आप विटामिन डी की ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ।
ठीक है, जिसमें से बात की हमने कि पट्टों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, आपके हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, आप फटीग हैं, आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, नाखून टूट रहे हैं, आपने रेस्ट कर भी लिया फिर भी आप सुबह उठे आपको फ्रेशनेस नहीं हो रही है, आपको टिंगलिंग या नमनेस की फीलिंग आ रही है। बता रही है ना, ये बड़े नॉर्मल से जो कि आपको यूजुअली हम ये फील करते हैं, हम इतने मतलब थके हुए लोग हैं ना, तो क्या टेस्ट कराना ज़रूरी है? अगर विटामिन डी का सिर्फ एक टेस्ट करा लिया जाए तो सारी की सारी कहानी सामने आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। और देखिए हमारी जनरेशन में ये कॉमन है, ये बीमारियां कॉमन है, इस वजह से हम फटीग्ड और थकी हुई जनरेशन है, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो कॉमनली आ रही है और फिर इग्नोर किए जाते हैं, क्योंकि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद कहते हैं अच्छा यार कल देखेंगे, परसों देखेंगे, आज हम सही जगह पैसा लगाना भी नहीं चाहते डॉक्टर सादिया, हम सही जगह पैसा लगाना भी नहीं चाहते, हम शोशा पे लगा लेंगे लेकिन अपनी लेकिन इलाज पे नहीं लगाएंगे। और देखिए मैं माहीन की कॉल लूं अगर आपकी इजाजत। बहुत शुक्रिया माहीन। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड महरीन अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक महरीन जी, आप कैसी हैं? बस ठीक ठाक। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही हूँ कि जो नी पेन होता है जैसे नमाज के टाइम हम सजदे में जाते हैं उस टाइम, ये क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से? और दूसरा मैंने ये पूछना है कि विटामिन डी जैसे 2000 यूनिट्स भी होता है, 2 लाख यूनिट भी होता है, वो हम मंथ में कितने दफा ले सकते हैं? आप प्लीज कॉल पे रहिएगा महरीन जी, मुझे लगता है डॉक्टर सादिया कुछ आपसे बात करना चाहेंगी यकीनन। महरीन, अस्सलाम वालेकुम महरीन, कैसी हैं आप? मुझे बताइएगा आपकी एज और आपका वेट अंदाजन कितना होगा या आपकी फिजिक कैसी होगी? 4 kg वेट है और 45 एज है। जी ठीक है। और कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है आपको? कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। किसी सॉरी कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है। बस अभी हम इसके ऊपर भी नी के ऊपर बात करने वाले हैं, नी आर्थराइटिस के ऊपर मैं भी बताती हूँ इसके बारे में। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महरीन जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। हमारे साथ सबा है बखर से मेरी एक दोस्त होता था सुफियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोनों कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के। मैंने बहुत से बार आज फिर कॉल किया, पहले हलीमा से और आपको एक बार कॉल की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आज भी बहुत अच्छा लग रहा है, उसी तरह जिस तरह उस दिन अच्छा लगा था। हलीमा के बगैर तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। कमेंट चाहता है क्या? लेकिन मुझे नहीं लग रहा। क्यों? आ जाएंगी, परेशान नहीं होना, हलीमा आ जाएंगी 3 फरवरी से, आप उनको देखेंगे इंशाल्लाह। नहीं, अब भी हलीमा की कमी अच्छे से पूरी कर रही है। अच्छा, आपको कह रही है आप हलीमा की कमी अच्छे से पूरी कर रही है। बहुत शुक्रिया, कोशिश करें लेकिन देखें, लेकिन हलीमा तो हलीमा बिल्कुल। और हुमायूं, मुझे आपसे कहना था कि आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब मुझे लगता है कि आप जैसे हैं नेचुरल हैं, बस टीवी पे भी ऊपर फेस। आई लव यू। ये कॉल दोबारा हो सकती है? नहीं आ रही आवाज मुझे, जब तुम लोग बहुत तेज हो, इनके सिग्नल्स खराब कर देते हो। विल टेक योर कॉल अगेन। हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, वापस आके तुम्हारी कॉल लेंगे। आई लव इट। जी वेलकम बैक टू एक और सो। हमारे साथ हैं सादिया रियाज, डॉक्टर सादिया रियाज। एंड ब्रेक में जाने से पहले कॉल आई थी, उन्होंने पूछा था नी का, उन्हें घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होता है नमाज पढ़ते हुए, तो क्या ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है हमारे एल्डर जो जितने भी एल्डरली लोग हैं, पेरेंट्स हो गए, तो क्या इशू हो सकता है कि क्यों नीज का पेन जो है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट और कॉमन है? देखिए इसको मेडिकल टर्म्स में हम आर्थराइटिस बोलेंगे, और अगेन आर्थराइटिस को मैं 2 टर्म्स की तरफ लेके जाऊंगी। पहला टर्म तो आ गया घुटने का, जैसे आर्थराइटिस है ऑस्टियो आर्थराइटिस, यानी कि घुटने का जॉइंट है ये घिसना शुरू हो गया। जॉइंट के बीच में एक चिकनाई की या कार्टिलेज की झिल्ली होती है, वक्त के साथ, टाइम के साथ, उम्र के साथ, और अगर आप वेट आपका ज़्यादा है तो वो घिसना शुरू हो जाती है और आपका जोड़ आर्थराइटिस की तरफ चला जाता है। अगेन इसमें ये होता है कि उठते बैठते, सीढ़ियाँ चढ़ते पेशेंट को पेन होती है, और खुदा ना खास्ता अगर वज़न ज़्यादा है तो वो तकलीफ़ ज़्यादा होती है। यहाँ पे पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगेन अपनी डाइट, सप्लीमेंट्स, वज़न कम करना और घुटने की एक्सरसाइजेस के ऊपर फोकस करे।
अगेन अगर ये मेडिकली मैनेज हो रहा है और पेशेंट बेहतर हो रहा है तो मैं यहाँ पे घुटने के अंदर भी जेल के इंजेक्शंस लगाती हूँ। जहाँ पे आपकी कार्टिलेज डैमेज है, आपकी चिकनाई ख़त्म हो गई है, तो ये वहाँ पे चिकनाई लुब्रिकेशन बनाते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आप स्टेज 4 में चले गए, यानी कि आपका घुटना मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है और उसमें कोई गुंजाइश भी नहीं है इंजेक्शन लगाने की या दवाइयों की, तो फिर हम आपको रेफ़र करेंगे सर्जन साहिबान के पास फॉर नी रिप्लेसमेंट। अगेन ये बीमारियाँ जब एंड अप होती हैं तो ये इतनी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, रिप्लेसमेंट तक पहुँचती है बात। तो हम उससे पहले क्यों ना कुछ चीज़ें ऐसी कर लें। जेल्स के जो इंजेक्शन अच्छा, है ये बार-बार लगाते हैं। हम साथ एक कॉलर ले ले, वो इंतजार करें। निगार हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम निगार जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग ब्रदर। मैंने बात करनी थी, मेरे पट्ठों में बहुत ज़्यादा दर्द है, ये गर्दन के पट्ठों में और कमर के पट्ठों में बहुत ज़्यादा पेन है। ठीक है, आप एक तो टेलीविजन की आवाज़ थोड़ी सी कम कर दें और आपसे डॉक्टर सादिया शायद कुछ पूछना चाहेंगी तो पूछ लेती हैं आपसे। जी जी ठीक जी। निगार आपकी एज कितनी है? मेरी एज 24। अच्छा, यंग एज में हो, ठीक है। बस मैं ये मेरे लिए काफ़ी है, मुझे पता लग गया कि बहुत बहुत शुक्रिया निगार, अपना ख्याल रखिएगा, सलामत रहिए। बिल्कुल। अभी निगार की भी बात हम करते हैं, हम आर्थराइटिस की बात कर रहे थे, तो अगेन घुटने का घिस जाना, और फिर मैं दूसरी तरह की आर्थराइटिस की बात करती हूँ जो कि रूमेटाइड आर्थराइटिस या गंठिया की बीमारी है, जो कि वर्म वाला आर्थराइटिस है। पाकिस्तान में बहुत कॉमन देखा जा रहा है और बहुत ज़्यादा इग्नोर भी किया जा रहा है। आपके तवस्सुत से मैं यहाँ पे इसके कुछ सिम्टम्स बताना चाहती हूँ ताकि जो लोग सुन रहे हैं और उनको सिम्टम्स आ रहे हैं वो एक रूमेटोलॉजिस्ट के पास रब्ता करें। जोड़ों में दर्द रहना, जोड़ों में सोजन रहना, जोड़ों में जैसे लोग कहते हैं ना कि पानी पड़ गया है, जोड़ों में पानी पड़ जाता है, जोड़ सूज जाते हैं, अकड़ जाते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस कि सुबह उठे हैं तो जोड़ हिल नहीं रहे हैं आपके, बुखार का रहना, खून की कमी रहना, अगेन पेन किलर्स खा लिए, टाइम गुजर गया, कुछ 8 महीने गुजर गए, आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो प्लीज़ एक रूमेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें और अपना चेकअप करवाएं कि कहीं आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस या गंठिया तो नहीं है। तो हमने आर्थराइटिस को 2 कैटेगरीज में बता दिया कि एक वो जो कि घिसाव के अमल के साथ हो रहा है, जैसे घुटने में, शोल्डर में हो रहा है, आपका कार्टिलेज और चिकनाई अंदर खुश्क हो रही है, काबिल इलाज है, ट्रीटेबल है। और दूसरा वो जो कि ऑटोम्यून है, यंग एज में शुरू हो रहा है, किसी भी जोड़ से स्टार्ट हो रहा है, खासतौर पर छोटे जोड़ों से स्टार्ट होता है। इसमें रूमेटाइड आर्थराइटिस के साथ लूपस की बीमारियां, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये कुछ मेन बीमारियों के मैं नाम लेती जा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ख़राब हो के केसेस मेरे पास आते हैं। अगर हम इनको अभी उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आप ये कहना चाहिए? अभी हमारी लास्ट अभी पेशेंट जिनकी कॉल आई थी, पट्ठों की 24 ईयर एज है, बहुत ज़्यादा मैंने नवंबर से अब तक जो है ना मेरे पेशेंट्स देख रही हूँ, नेक पेन, बैक पेन, यंग पेशेंट्स, बच्चे बच्चियाँ, और मसला सिर्फ यही आ रहा होता है कि एक तो आपकी डाइट अच्छी नहीं है, विटामिन डी की कमी लाजमी है। उन्होंने क्या करना है डॉक्टर साथिया? क्योंकि देखिए हम ये 3 महीने तो हम इंडोर बैठे रहे, बाहर हम निकले नहीं, धूप वैसे ही नहीं निकली, अगर निकली है तो स्मॉग फॉग है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, धूप लगवाएं और मेडिसिन लेके। आई हैव टू टेक अनदर कॉल एज़ वेल। हमारे साथ खाने वाले से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम गुलनाज जी, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछेंगी? जी, मुझे अपनी अम्मी के बारे में पूछना है। उनको हमने लाहौर से चेकअप करवाया है, लेकिन ना डॉक्टर्स कहते हैं कि उनके घुटने में गैप आ गया है। अच्छा, ओके। तो जी, उनके जिस तरह से डॉक्टर साहब पहले बता रही थी कि बाजू का सुन हो जाना, और इस तरह से उनके बाजू में पेन भी होती है और अक्सर उनकी उंगलियां जो है वो सुन हो जाती हैं, मतलब उनको बिल्कुल फील भी नहीं हो रहा था कि उनकी उंगलियां साफ हैं या नहीं है। ठीक है डॉक्टर साथी, कैन यू आंसर इट राइट नाउ? आप उनको जवाब दे देंगे? बिल्कुल। देखिए घुटने में गैप होता नहीं, गैप कम हो जाता है, जिसको मैं भी बता रही थी ना कि आर्थराइटिस हो जाता है। तो अगर आप घुटने को देखें तो घुटने के बीच में चिकनाई की झिल्ली होती है, जब वो ख़त्म होना शुरू होती है तो वहाँ पे घुटने की हड्डी आपस में जुड़ जाती है और गैप कम हो जाता है। इसी चीज़ को हम आर्थराइटिस कहते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस मैंने आपको बताई कि दवाइयाँ, जेल के इंजेक्शंस, और खुदा ना खास्ता अगर बिगड़ गया है तो सर्जरी। और दूसरा ये बता रही थी नमनेस वगैरह इनकी वालदा की होती है। अगेन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि कुछ टेस्ट होने ज़रूरी हैं, जिसमें शुगर का टेस्ट इस एज ग्रुप में, अगर ये बुज़ुर्ग हैं, वालदा हैं इनकी, तो शुगर का टेस्ट, थायराइड का टेस्ट, HB लेवल टेस्ट, ये कुछ बेसिक टेस्ट पेशेंट के ज़रूर होने चाहिए। करवा के किसके पास जाए? हड्डियों के डॉक्टर के पास, रूमेटोलॉजिस्ट के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट नेक्स्ट स्टेप पे आएगा। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सिद्रा जी, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वेरी वेल, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। हिमायूं, मैं स्पेशली शो आपकी वजह से देखती हूँ। आप आई थिंक बैच नंबर 2015 के हैं, बहरिया यूनिवर्सिटी के, मैं वहीं पे पढ़ी हुई हूँ।
आप ही के बैच की हूँ। Yes, but I graduated in 17. अच्छा, आई थिंक आप 17, मैं 2015 में ग्रेजुएट किया। आई थिंक यू वर सीनियर टू मी या आई थिंक जूनियर टू मी। जूनियर, आई एम जूनियर टू यू। 17 में ग्रेजुएट किया मैंने। जी जी, मैं आप वहीं पर पढ़ती थी और मैं आपको देखती थी वहाँ पे, तब भी यू वर रियली ना इनटू पीपल एंड एवरीथिंग। जब आपका शो आया तो मैं आपका शो देखती थी और मैं अपने हस्बैंड को भी बताती थी कि मैं पढ़ती थी हुमायूं के साथ। थैंक यू सो वेरी मच सिद्रा। शायद मैं आपको देखूं तो मैं आपको पहचान भी जाऊं, मेरी शक्ल से पहचान जाता हूं मैं लोग। अरे इंशाल्लाह अगर मुलाकात हुई कभी तो आपको याद कराऊंगी। जरूर इंशाल्लाह। पर बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। आपकी वजह से देखती हूँ और आप बहुत अच्छा शो करते हैं। थैंक यू। बाकी जितने भी शोज है ना मॉर्निंग शो, उसमें से कंपेयर टू आपको शो मैं देखती हूँ जरूर। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ये बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। क्या पूछेंगी? और मेरे भी बहुत शौक मिली बात है कि मेरी आज कॉल मिल गई। पहली दफा मेरी किसी शो में कॉल मिली है, वो आपकी शो है। चले यार, दैट्स अ गुड थिंग। देर आए दुरुस्त है। कहीं से शुरुआत हुई आपकी? अच्छा, ये डॉक्टर आपके पास हैं तो ये बहुत अच्छी बातें करी थी, तो मैं मेरी अम्मी जो है ना, मैंने उनके लिए पूछना था। प्लीज जरूर पूछिए। अच्छा डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती थी कि आप स्पेशली हड्डियों की डॉक्टर हैं और आप कहीं बैठती हैं? जी, मैं रोमेटोलॉजिस्ट हूँ, हड्डियों की डॉक्टर हूँ, F8 इस्लामाबाद में बैठती हूँ। कहाँ पे? आप क्लिनिक भी बताइए। इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट क्लिनिक F8 में बैठती हूँ शाम के टाइम। आप प्लीज देख लीजिएगा। किसके पास? बहुत बड़ा है इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट क्लिनिक। जी जी। मेरी जो अम्मी है ना, उनकी एज है तकरीबन 55। तो उनको ये मसला होना शुरू हो गया कि वो जो है ना बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकती जमीन पे। उनके घुटने सुन्न हो जाते हैं, उनके हाथ पाँव भी सुन्न हो जाते हैं। मतलब वो अगर ड्राइविंग भी करी ना तो बीच में उनका हाथ सुन्न हो जाते हैं। ये बहुत उनका इशू है, तो इसके बारे में प्लीज मुझे थोड़ा गाइड करें। चलें, बहुत शुक्रिया। सलामत रहें सिद्रा। बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल सुनकर। हम यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपसे मजीद बातें भी करेंगे और सवाल का जवाब भी देंगे। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। जाते हुए दो सवालात आपके नज़र किए गए थे, प्लीज़ दोनों के जवाब दे दें। अगर आपको याद हो सवाल भी रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल, आर्थराइटिस या घुटनों के दर्द की बात करी थी और ये हाथों का सुन्न होने की बात करी थी। आर्थराइटिस के बारे में जैसे मैंने बताया, जो कह रही थी नमाज पढ़ते हुए अम्मा को तकलीफ होती है, घुटनों के बीच में गैप या कार्टिलेज या चिकनाई खुश्क हो रही होती है टाइम और उम्र के साथ। अगेन काबिल इलाज है, बर वक्त इलाज कराएं ताकि आप ऑपरेशन या नी रिप्लेसमेंट से बच सकें। दूसरा जो ये गर्दन और कमर की जो बात बताई, यहाँ पे बड़ी चीज़ स्पॉन्डिलोसिस या मोरों में गैप का कम हो जाना भी है, जो कि अगेन मिडिल एज के बाद 50-60s में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा होता है। चूँकि हमारे मोहरों के बीच में से नर्व्स या नसें गुजर रही होती हैं, तो अगर मोहरे कमज़ोर होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से, तो वो नसें वहाँ से दबना शुरू होती हैं। जब नसें दबती हैं तो फिर वो आपको ऐसी पेन आती है जो आपके हाथों की तरफ जा रही होती है। तो इसका भी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइमली मेरा बार बार मैसेज होता है कि वक्त पे इसका इलाज ज़रूरी है। इससे पहले खुदा ना खास्ता कि आपके वो जोड़ में एक डिसेबिलिटी या डैमेज हो जाए, या टेढ़ापन मुस्तकिल बन जाए उसके अंदर। डॉक्टर सादिया, आप इतनी उसमें बता रही हैं, सॉरी आप मुझे पता पूछना चाह रही हैं, बट हम साथ साथ किचन में भी चलते हैं, बाद से भी हम आपसे बात करेंगे। डॉक्टर सादिया, एक इंजेक्शन मिलता है, हम अक्सर वो इंजेक्शन लगवा लेते हैं जब गोडों का मसला होता है, ये चिकनाहट जो आप कहती है ख़त्म हो जाती है, सो वो एक बड़ा महंगा से इंजेक्शन मिलता है, वो लगवा लेते हैं। सो आप इंजेक्शन के बड़े खिलाफ है, तो क्या वो हो सकता है वो इंजेक्शन अगर हम लगवा लें तो? नहीं, वो मैं लगाती हूँ, उसके खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि वो मैं प्रमोट करती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि वो आपको नी रिप्लेसमेंट या बड़ी सर्जरी से बचा सकता है। अगर आपका आर्थराइटिस इस स्टेज पे है कि अगर इंजेक्शन से और एक्सरसाइजेस से वो ठीक हो सकता है, तो आप बिल्कुल उसको करें। ये हमारा एसेंस या रोमेटोलॉजी का जो है वो एक आप कह लें कि समरी वो ये होगी कि हमारा इलाज ये है कि इसमें सर्जरी नहीं है। विदाउट सर्जरी हम आपको कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसमें इंजेक्शन बिल्कुल शामिल हैं। हाँ, खुदा न खास्ता आपकी स्टेज ऐसी आ गई है कि सर्जरी के बगैर कोई हल नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली आपको नी रिप्लेसमेंट करवानी पड़ेगी। लेकिन आई एम द वन, मैं ऐसा डॉक्टर हूँ, रोमेटोलॉजी ऐसी फील्ड है कि वो आपको नी रिप्लेसमेंट से बचा सकती है। बिल्कुल। मैं ऐसी वो डॉक्टर हूँ कहने लगी, मैं वो डॉक्टर हूँ। जैसे आपने भी नर्व्स के बारे में बताया, शैटिका भी नर्व से ही रिलेटेड है। बिल्कुल ऐसा ही, जैसे कि नर्व आपकी प्रेस हो रही है, शैटिक नर्व हमारी बॉडी की सबसे मेजर मेन नर्व है। अगर कमर में कहीं रीढ़ की हड्डी पे ये प्रेस हो रही है तो आपको दर्द आएगी। ऐसी दर्द है जो कि आपके झुकने से, मूवमेंट करने से लोअर बैक पे होती है,
और एक टांग की तरफ रेडिएट करती है, नमनेस होगी टांग में, पाँव में। अगेन इसके लिए लोग सर्जरीज करवा के मेरे पास वापस आते हैं। तो मैं मैसेज आप यही देना चाहूँगी कि सर्जरी से पहले भी बीमारियों का हल है और आपको सर्जरी से बचाया जा सकता है। खुदा न खास्ता किसी मजदूरी या व्हील चेयर से भी बचाया जा सकता है अगर बर वक्त इनका इलाज हो जाए। ठीक है, ठीक है। जबरदस्त। आप नूर गोल्ड को जब तक थोड़ी सी अटेंशन दें, आप थोड़ी देर आप थोड़ी खा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अब तो हम उठ के आ गए, लेकिन नूर गोल्ड हमारे उस जानिब हैं, आप वो देख सकते हैं। उनकी एक हेयर रेंज है और स्किन केयर रेंज है। इसके 3 टाइप्स के शैम्पू हैं, ऑलिव है, कैरेटिन है, ब्लैक सीड है। ऑल दीज 3 इंग्रेडिएंट्स आपके बालों की सेहत के लिए बेहतरीन है। आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बालों को जो है आपकी जड़ों से मजबूत करेंगे, उसकी जो थिननेस है उसको ख़त्म करेंगे, हेयर फॉल को कम करेंगे। आप इनको ज़रूर ऑर्डर करें। और साथ ही इनकी स्किन केयर रेंज भी है। सर्दियां हैं, मॉइस्चराइज़र की जो है आपके हाथों में कमी होती है तो ये अपने पर्स में रखें, और जब आपको लगे कि आपके हाथ ड्राई हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा लोशन अपने हाथ में डालें, अच्छे से रब करें और सुकून करें। ठीक है। सुने, अगर मेरे हाथों में पैसों की कमी है वो भी तो नहीं, हो जाए। मेरे हाथों में सब पैसों की कमी है, इस हाथों में बहुत पैसों की कमी है। तो अगर आपके पास पैसों की कमी हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मॉइस्चराइज हो सकते हैं। तो नूर गोल्ड की वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है और नंबर भी चल रहे हैं। लेकिन पुलाव जो है उसमें मुझे लगता है बहुत कमी है। आलू जो है वो कच्चे हैं, मटर भी कच्चे हैं। आज मैंने छोड़ना नहीं है, आज मैंने ज़ैनब को नहीं छोड़ना। ज़ैनब ने मेरे साथ की थी डेविड, आज सब कच्चा है, कुछ मजे का नहीं है। बस आप बताएं, छोड़े उन्हें फिर मैं खाऊंगा। आप वो विटामिन डी का जो उन्होंने बताया था ना वो पूरा हमारे साथ। सादिया, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। जी बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, हमारी बिल्कुल ठीक। सादिया जी, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपनी सुनाएं। क्या सुनाओ, मेरे तो दिल दुखा हुआ, मेरे पास पैसा कम हो गया है। में इनको वो जोड़ों का भी दर्द हुआ है थोड़ा सा। नहीं, ये शादी वादी कब होगी हमायूं आपकी? कब करेंगे? अब यार ये सादिया क्या सवाल कर दिया आपने मुझसे? जोड़ों में भी दर्द शुरू हो गया। ये क्या सवाल कर दिया आपने मुझसे? अपनी शादी कर ले। सुन रही थी कि जोड़ों में दर्द शुरू हो गई है बालों में, अब बस कर दें शादी। सादिया जी, जिधर मेरे अम्मा अब्बा रिश्ता मांगने के लिए जाते हैं, कोई ना कोई नुस्खा कहते हैं बच्चे लड़के के बाल कम है, बाल बढ़ा लिए, अब कहते हैं हाथों में दर्द है, हाथ ठीक करवा लिया, कहते पलके कम है। कर लेना, क्या करूं? खुद पसंद कर लें। खुद पसंद करें। बात है ना, तो खुद पसंद कर ले, सही कह रही है ना, खुद पसंद कर ले। जिसको मैंने पसंद किया था उसको अम्मा अब्बा ने पसंद नहीं किया। तो ले लेना था ना अपने स्टैंड। मेरी किस्मत में बड़ा मसला चल रहा है। सादी जी, कोई मौलवी शौलवी पता है आपको? हाँ बिल्कुल, शादी का वजीफा होता है वो, तुम बस कांटेक्ट कर लेना ना, तो कुछ पैसे वैसे भी खड़े कर लेना, बस काम हो जाएगा तुम्हारा। बस मैं कहता हूँ डन करें। अभी आपको कॉल आएगी मेरी, ठीक है? अल्लाह आपको सलामत रखे जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नहीं, इट्स एक्चुअली बहुत अच्छा बन सकता था अगर तुम बनाती, लेकिन एहसन हमारे साथ है। एहसन, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बहुत अच्छा बना है। सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम आ रहा है। सर्दियों के मौसम में जोड़ों का दर्द भी होता है, और क्यों गर्मियों के मौसम में नहीं आया अच्छा प्रोग्राम हमारा? सर्दियों में आ रहा है प्रोग्राम बहुत, हर मौसम में, गर्मी सर्दी, और भी पता है बाहर का मौसम आने वाला है फरवरी नहीं करे आने वाला, उसमें भी आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे बसंत के हवाले से, बाहर के हवाले से। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज 26 जनवरी वर्ल्ड एजुकेशन डे है। तो मैं तमाम असातिज़ा तालीम से, माहिरीन तालीम को सलाम करता हूँ, और खास तौर पर वो असातिज़ा जिनकी बड़ी खिदमात हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और जो चलेगा कि वक्त में बहुत अहम दिन होता है तालीम का। ऐसे आपने हमारी तारीफ भी करनी थी, हमने कितना एजुकेट किया लोगों को इस प्रोग्राम से। मेरा ना शुक्रिया अदा कीजिएगा। आपके चैनल ने 2 चीजों पे बहुत जोर दिया है, एक तालीम और सेहत, दोनों के हवाले से घर बैठे आप लोग खिदमत कर रहे हैं और बहुत लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। अब मैडम प्रोग्राम खत्म होने वाले, मैडम से मेरा सवाल ये कि जब हमारे कोई दर्द होता है जोड़ों का या कोई पुरानी चोट का, तो हम उसके लिए जेल या मरहम जो लेते हैं, तो अगर किसी को उसका जो केमिकल नेम, एक नेम तो उसका ज़ाहिरी नेम होता है, एक उसका केमिकल नेम होता है जो उसकी फार्मूला नेम होता है, उसके हवाले से अगर हम लेने जाएं तो क्या कहें कि भाई जोड़ों के दर्द के लिए जो मरहम चाहिए उसमें कौन सा उसका केमिकल नेम हो, या उसके अंदर कौन सा एलिमेंट हो, जैसे कैल्शियम वगैरह या मैग्नीशियम, क्या इस तरह की चीज कहें, इस बारे में जरूर बताएं। जी जरूर, बिल्कुल जरूर। देखिए, यहाँ पे हम बात 2 तरह की करेंगे कि हम टैबलेट की बात कर रहे हैं या मरहम लगाने की बात कर रहे हैं। ज़रूरी ये है कि आपकी बॉडी में टैबलेट ये जो विटामिन्स हैं इसकी डेफिशिएंसी पूरी, गोलियाँ
कैल्शियम, विटामिन डी, ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए। मरहम आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मरहम ने तो आपको सिर्फ ऊपर से थोड़ा सा उसको सपोर्ट करना है, एक तरह से हेल्प करना है। असल चीज़ ये कि अंदर से हड्डियों में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ गया? हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, विटामिन डी कमी आ रही है, हम खाने में ये नखरा कर रहे हैं, ये नखरा कर रहे हैं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि ये सैलड, रायता, सब चीज़ें एक बैलेंस डाइट किस्म का रखा है, वरना हमारे यहाँ तो ये चीज़ को कंसिडर नहीं किया जाता। एक बैलेंस प्लेट का कॉन्सेप्ट लेकिन जो पेन किलर्स दिए जाते हैं, जो टैबलेट्स की पेन किलर लिए जाते हैं, जिसमें देखा जाता है कि लोग आपको अक्सर पसंद दर्द नहीं होता आया है ना? तो पेन किलर ले लेते हैं, उसका क्या करें? पेन किलर के बारे में जैसे मैंने बात की कि खुद से पेन किलर्स बहुत ज़्यादा मत लें। अगर आप ले भी रहे हैं और आपका मसला नहीं हल हो रहा तो अगर डॉक्टर सादिया किसी की अगर आप हड्डी तोड़ दें, अभी आप किसी की बाजू शाजू तोड़ दें, तो आप जोड़ते हैं कि मुझे लगता है अभी किसी की बाजू और हड्डी में तोड़ने लगो, जिससे मेरे से दो टूटने वाले हैं बाजू ऑलरेडी। हम दोनों के राइट बाजू ले लिया मुझसे खाना। देखे ये देखा आपने मेरे साथ क्या हुआ? मुझे पसंद नहीं आया ना, आपने बहुत मजे का बनाया हुआ है। बिल्कुल देखिए, अब वही बात आ गई कि मटर डले आलू हैं, विटामिन सारे उसके अंदर हैं। आपने प्रॉपर एक सैलड और इसका आपने किया हर है। जगह ये शरेआम करना है कि वहाँ की शेफ बड़ी डाढ़ी सी थी, वो होस्ट बेचारा खा रहा था, गरीब जिसके भूख लगी थी, उसने तो उठा होस्ट क्या लिया। कह रहा था शेफ को ठीक है, कि खाना तो अच्छा नहीं आप लोगों बना। से इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इसी तरह प्यार देते रहिएगा यार, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आप लोगों से। मंडे को हम अपना वीकेंड मनाएंगे, मैं तो मनाऊंगा इंशाल्लाह लाहौर में। आप लोग जो इस्लामाबाद में बगैर बारिशों के सड़े क्या कर सकते हैं हम आपको। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ करे, अल्लाह का बहुत आपका अच्छा दिन गुजरे और आपके वीकेंड भी अच्छा गुजरे और बारिशें भी हों और सलामत रहे। डेविड, खुदा का वास्ता मुझे ऐसे ना देखो। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह वीकेंड पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।